अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस मेंस के धमाकेदार सेशन में, जहाँ पे हम SBI PO में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। और उनमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लॉजिकल जो सवाल थे उन पे बात करने वाले हैं। सवालों का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ बातें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नंबर सीरीज भी थोड़ा थोड़ा देखो, बीच में ट्विस्ट आपको मिलेगा नंबर सीरीज के फॉर्म में भी। ठीक है, और ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस पे बेस्ड जो हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं उन पे बात करने वाले। ठीक है, आप देख सकते हो इंग्लिश में वैसे भी कोई ज़रूरत होती नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हिंदी में हमने लिया नहीं है इसको। क्वेश्चंस का लेंथ देख के, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने टाइप के, कितने बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस अपन करने वाले। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्योर नंबर सीरीज के भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, है ना। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सबके सब कॉपी पेन चाय नाश्ता सब लेके बैठ जाइए। ठीक है, ये कुछ मेरे बारे में है, आप तबीयत से इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हो। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो जिनसे आप पढ़ रहे हो उनका एक्चुअल में उन्होंने कुछ किया है, कुछ एग्जाम्स निकाले हैं नहीं निकाले। तो मैंने तबीयत से ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स निकाल रखे हैं, चाहे वो मेंस हो उनके, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो फाइनल सिलेक्शन हो। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। यहाँ से अगर आपको नहीं मिलता तो आप स्कैन करके भी पूछे, मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ विजिबल है। चलिए तो फिर सवाल स्टार्ट करते हैं। अपना पहला और काफ़ी हाई क्वालिटी का सवाल, काफ़ी हाई क्वालिटी का सवाल होने वाला है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा सवाल मुझे लेना चाहिए पहले, क्योंकि आप डर जाओगे देख के। चलो ये चलो ठीक है, ये कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इससे पहले ना ये क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इसको पढ़ो आराम से, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समझो, आराम से पढ़ो, भागो मत देख के, थोड़ा सा समझो पहले कि क्या बोला है क्या नहीं बोला, लैंग्वेज को समझो, सवालों को अंदर। चलो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से बंद हो गया बीच में। कभी भी इसका मूड खराब हो जाता है ना, तो ये सब अपने आप बंद हो जाता है। ये क्या कुछ दब गया होगा शायद। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ बोला है, क्या कुछ इसने पूछा है। थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। देखो क्या गिवन है इसमें, देख लेते हैं। इफ इट इज गिवन दैट कि a की पावर b और b की पावर a इंटू मल्टीप्लाई में गिवन है, प्लस में है c की पावर d और d की पावर c, और इज इक्वल में है c की पावर d और d की पावर c। और अगर देखो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता, हम पढ़ते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, क्या लिया है क्या नहीं दिया, तो थोड़ा सा रुक के हम सवालों का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि यार चलो ठीक है, हमें लॉजिकल चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती थी, और जब सॉल्यूशन देखेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाती है। a की पावर b की पावर b, जो द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, कौन सा इनमें से निकल सकता है, ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, या फिर ये निकल सकता है। अपने को तीनों में से कोई सा बताना है, कौन सा इस इक्वेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज करके हम कौन सा इनमें से ये या फिर ये कौन सा निकाल सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, ये दिया है a की पावर b और b की पावर a। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना ऐसे लिख देता हूँ कि a की पावर b आ जाएगा। मैं हमेशा कैपिटल में लेके चलता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए इस चीज़ से। इंटू आ जाएगा b की पावर a, ठीक है, और प्लस में क्या है यहाँ पे c की पावर d, c की पावर d है, और प्लस में है d की पावर c। ठीक है, इज इक्वल अपने पास में क्या है c की पावर d, इंटू आ जाएगा d की पावर c, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो प्लस में बच गया वो क्या है a की पावर b, और प्लस में है b की पावर a। समझ पा रहे हैं बात को। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं एग्जाम में, तो मेरी क्या अप्रोच रहेगी, मैं ए बी को एक साइड में रख लूंगा, क्योंकि देखो ए बी है यहाँ पे और यहाँ पे भी ए बी है, ये सी डी है और ये भी क्या है सी डी है। ठीक है, तो ए बी को अगर मैं एक साइड में लेके आऊं, मतलब अगर मैं ए बी को
अगर मैं ए बी को, देखो बोलोगे सर इसको इधर लेके जाएं कि या इसको इधर लेके जाएं, तो मैं बोलूंगा कि इसको इधर लेके जाओ। बोला क्यों? बोला सर जब इसको देखो ए की पावर बी को लेके जाऊंगा बट्टे में और बी की पावर ए को लेके बट्टे में जाऊंगा, मल्टीप्लाई में आएगा, बीच में मल्टीप्लाई का निशान आएगा, तो ये जो पूरा पोर्शन है ना वो इसके भी बट्टे में आ जाएगा और इसके भी बट्टे में आ जाएगा। मतलब सिंगल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगी, पूरा का पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके बट्टे में भी ये आ जाएगा और इसके बट्टे में भी ये आ जाएगा, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको तभी आएगी जब थोड़ा सा लॉजिक आपके दिमाग में बैठेगी। तो अगर मैं इसको बट्टे में लेके जाता हूँ तो क्या मिलेगा? देखो ए की पावर बी ऑलरेडी है, प्लस में आ जाएगा बी की पावर ए, और बट्टे में क्या आ गया आपके पास में? ए की पावर बी, और मल्टीप्लाई में है बी की पावर ए। समझ पाए इतनी बात को? समझ पाए इतनी बात को? और इधर क्या बच गया? सी की पावर डी बच गया, और प्लस में आ गया डी की पावर सी बच गया, और बट्टे में क्या आ जाएगा अपने पास में? सी की पावर डी इंटू आ जाएगा डी की पावर सी, सी की पावर डी, और इंटू में आ जाएगा अपने पास में, इंटू में आ जाएगा डी की पावर सी। आई वेटिंग माई पॉइंट? अब देखो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो सी की पावर डी के बट्टे में सी की पावर डी इंटू डी की पावर सी दोनों आएंगे। ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये जो आपके पास सी की पावर डी है, इसके बट्टे में क्या क्या आएगा? इसके बट्टे में ये भी आएगा पूरा, और इसके बट्टे में भी ये पूरा आएगा, है कि नहीं? तो जब इसको पूरा का पूरा बट्टे में लेके जाता हूं तो क्या मिलेगा आपको पता है? सी की पावर डी बट्टे में सी की पावर डी इंटू आ जाएगा डी की पावर सी, तो कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? डी की पावर सी बचेगा। तो अगर मैं इसको सिंपली लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? एक बट्टे डी की पावर सी, और प्लस में जब इसके पूरे बट्टे में ये आएगा तो डी की पावर सी से डी की पावर सी कट जाएगा, ये वाला, सिर्फ क्या बचेगा? एक बट्टे सी की पावर डी बचेगा। और इज इक्वल में सेम चीज वही कि ए की पावर बी के बट्टे में जब ए की पावर बी और इंटू बी की पावर ए आएगा तो ए की पावर बी से ए की पावर बी कट जाएगा, बी की पावर ए बच जाएगा खाली, और प्लस में क्या आ जाएगा? एक बट्टे ए की पावर बी आ जाएगा। तो क्या यही चाहिए था ये अपने को? नहीं, और भी था ना। अच्छा, ये निकालना था, ये निकल गया। देखो 1 बट्टे बी की पावर ए, 1 बट्टे बी की पावर ए, ठीक है, और 1 बट्टे ए की पावर बी, 1 बट्टे ए की पावर बी, ठीक है, 1 बट्टे सी की पावर डी, 1 बट्टे सी की पावर डी ये रहा, और 1 बट्टे डी की पावर सी, 1 बट्टे डी की पावर सी ये रहा। तो ये तो निकल सकता है। मतलब हम कह सकते हैं फॉर ए बी सी डी नॉट इक्वल, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू डी, जहाँ पे 1 बट्टे बी की पावर ए, 1 बट्टे ए की पावर बी इज इक्वल टू है 1 बट्टे सी की पावर डी प्लस 1 बट्टे डी की पावर सी, जहाँ पे फर्स्ट तो कंक्लूजन अपना निकल सकता है। फर्स्ट कंक्लूजन हम डेफिनेटली 110% निकाल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ए की पावर बी माइनस का डी की पावर सी इज इक्वल टू 0 है, ए की पावर बी माइनस का डी की पावर सी इज इक्वल टू जब 0 है, इसका मतलब क्या बोल सकता हूं? देखो अगर इसका मतलब 0 है देन सी की पावर डी मस्ट बी इक्वल टू डी की पावर सी। भैया इसका मतलब क्या है? जो सेंटेंस, ये जो इसने कैलकुलेशन दी है न्यूमेरिकल फॉर्म में जो दी है कि ए की पावर बी, चलो मैं इसको कैपिटल में लिखता हूं, ए की पावर बी माइनस डी की पावर सी, माइनस डी की पावर सी जब इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि ए की पावर बी इज इक्वल टू डी की पावर सी, और जब ए की पावर बी इज इक्वल टू डी की पावर सी है देन होना क्या चाहिए? देन होना चाहिए सी की पावर डी मस्ट बी इक्वल टू बी की पावर ए। मतलब सी की पावर डी जो है वो किसके इक्वल में होनी चाहिए? बी की पावर ए के इक्वल में होनी चाहिए। कि जब भैया मैं ये अगर मानता हूं, इसको अगर मैं गिवन मानता हूं, तो ये प्रूव होना चाहिए। 10th में पढ़ते थे ना कि ये गिवन है तो प्रूव करो कि ये इक्वल में हो रहा है कि इक्वल में नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब ए की पावर बी को लेट मी चेंज द पेन, जब मैं ए की पावर बी को डी की पावर सी के इक्वल में लिखता हूं, देखो इसी को लेके चलना है, इसी को ही लेके चलना है अपने को, इसी से निकालना है। क्या इससे ये प्रूव हो सकता है? तो बोलो सर प्रूव हो सकता है, हमने प्रूव करके देख लिया, हो सकता है। भैया यही तो है, ये तो इसी को तो सोल्व किया अपन ने, इसी को तो सोल्व किया, तो इसी से कर लेते हैं। और जब इसी से करेंगे तो आपको पता है ए की पावर बी इज इक्वल टू डी की पावर सी होना चाहिए। तो ये देखो ए की पावर जो बी है वो किसके इक्वल में आना चाहिए? वो किसके इक्वल में आना चाहिए? वो आना चाहिए अपना सी की पावर डी के इक्वल में। ये रहा सी की पावर, अच्छा डी की पावर सी के इक्वल में, ये रहा डी की पावर सी। मतलब डी की पावर सी के इक्वल में क्या लिख सकता हूँ? ए की पावर बी लिख सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ ए की पावर बी, है कि नहीं भैया? ए की पावर बी की जगह में डी की पावर सी लिख सकता हूँ, या फिर डी की पावर सी की जगह में ए की पावर बी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो जब यहाँ पे डी की पावर सी था, इस डी की पावर सी की जगह मैंने क्या लिखा? ए की पावर बी लिखा। इसकी जगह मैंने क्या लिखा? ए की पावर बी लिखा। ये तो किया है।
तो अभी ए के पावर बी से ए के पावर पी तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 1/c के पावर डी इज इक्वल टू 1/b की पावर ए। क्या बचा, 1/c की पावर डी इज इक्वल टू 1/b की पावर ए, ये बचा। तो ये है क्या, ये एक्चुअल में है क्या, b की पावर a इज इक्वल टू सी की पावर डी। उल्टा कर दो इसको या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही तो है। तो जब हम इसको गिवन मानते हैं तो ये निकलना चाहिए, और ये है क्या, c की पावर d इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, b की पावर a के आना चाहिए। तो c की पावर d इज इक्वल टू किसके है, b की पावर a के। तो जब ये गिवन होता है तो ये प्रूव होता है, जो कि हो रहा है। दैट मीन्स कंक्लूजन सेकंड भी आपका क्या है, 110% ट्रू है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बच्चा किसका रो रहा है अभी नीचे? क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या लॉजिक, इसके पीछे जो लॉजिक था उसको समझ पाए? अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा भी सही है, और बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है कि ओनली 1 तो हो नहीं सकता, 1 and 2 हो सकता है, ओनली 2 नहीं हो सकता, ओनली 3 हो सकता, 1 और 3। जब ओनली 1 और 2 हो रहा है और जब आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं कि ऑल 3 आर ट्रू, तो अपने को तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। गिवन दैट c इज इक्वल टू जब 0 है, देन a की पावर b प्लस b की पावर a इज इक्वल टू 1। मतलब जब c इज इक्वल टू 0 होता है तो ये a की पावर b प्लस b की पावर a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, c की पावर 0 करता हूँ, देखो यहाँ पे तो 0 करूंगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इससे देखते हैं फिर। जब c की पावर 0 करता हूँ तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड है वो क्या ही बन जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा क्या, समझना, थोड़ा समझना। जब c को मैं 0 करता हूँ, बोला सर ये सोल्व कर लिया था ना आपने, इसमें रख के देख लो। अरे भैया इसमें रख के देख तो लूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे जब मैं 0 रखूंगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। भाई इसका तो हम निकाल नहीं सकते ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन आता है, तो मतलब इससे तो निकाल नहीं सकते। और ये चीज़ तो सेम ही है, तो इससे देख सकते हैं क्या बन जाएगा। अगर मैं c की जगह 0 रखता हूँ ना, तो ये पूरा राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा क्या, c की पावर d प्लस d की पावर c, और मल्टीप्लाई में क्या है, a की पावर b और प्लस में b की पावर a। मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल में क्या आएगा, 0। चलो कोई बात नहीं, आपको प्लस का दिया है कि चेक करो कि a की पावर b प्लस का b की पावर a इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता। तो भैया a की पावर b की पावर a, ये तो c की पावर d के फॉर्म में आ गया। इसको अगर उधर भेजता हूँ फॉर एग्जाम्पल बट्टे में, तब a की पावर b इंटू b की पावर a इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि a की पावर b प्लस b की पावर a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो मतलब ये किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली फर्स्ट और ओनली सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, 100% ट्रू हो जाएगा, जहाँ पे तीसरा ट्रू नहीं होगा। समझ पाए जवानों बात को? लॉजिक समझेगा सवाल का, हम रटा नहीं रहे, ऐसा समझो कि क्यों आया तो क्यों आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया। इस चीज को जब समझोगे ना, हिडन जो चीजें हैं वो समझोगे, तब लॉजिक स्ट्रांग होता है, तब चीजें स्ट्रांग होती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी, आई होप आपको काफी पसंद आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इससे पहले कुछ और एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, ताकि मतलब एक वैसा हो जाए आपके दिमाग में कि हाँ पहले इसको देखते हैं, इसको देखो आराम से क्या दिया है। आजकल यार एसएससी का वो पता नहीं क्या हाल चल रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने स्टेनोग्राफर का पेपर दे के आए थे वो आज, तो ऐसे पेन दे रहे हैं उनको, पेन देखो कैसा दे रहे हैं वो, ठीक है। क्या ही बताएं, बताओ। आप तो यार बहुत प्रिविलेज्ड हो कि इतनी अच्छी बॉडी आपको मिली, आईबीपीएस जो टाइमली सब कुछ कंडक्ट करते हैं। भले ही वैकेंसी एसएससी इतना नहीं आता हो, लेकिन प्रोसेस तो बहुत क्लीन है ना यार। ऐसा तो है नहीं कि पेपर फालतू लीक हो जा रहा है, पेन अच्छा नहीं दे रहे, है ना। ऐसा कुछ जो एक्स्ट्रा जो खराब करती है दिमाग को, वो चीज़ें तो नहीं है ना कम से कम। चलो आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं, जहाँ पे रूट्स ऑफ द दो इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे क्या दिया कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट आर p एंड q एंड रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड इज p एंड p माइनस का q रिस्पेक्टिवली। जो रूट है इक्वेशन फर्स्ट के वो क्या है, p एंड q है, और जो रूट है इक्वेशन सेकंड के वो है p एंड p माइनस का q रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स की बात करता हूं तो समझना ध्यान से, समझना, p प्लस क्यू क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू क्या बन जाएगा 7। देखो b बाई माइनस का b बाई होता है, माइनस का b क्या है 7 है, बटे a क्या आ जाएगा अपने पास में 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से क्या बोल सकता हूँ p इंटू क्यू क्या बोल सकता हूँ मैं, तो p क्यू बोल सकता हूँ मैं t क्या आ जाएगा t आ जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई। और अगर मैं ये देखता हूं इससे, देखो तो मतलब क्या ये दूसरी इक्वेशन के बारे में क्या बात बोली है कि रूट ऑफ द इक्वेशन सेकंड इज p एंड q माइनस का p। तो अगर रूट्स का सम करता हूं तो रूट का सम क्या होता है p प्लस का q माइनस का p होता है। ये क्या होता है माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b क्या है 4 है, 4 है, माइनस का 4 है तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना। और अगर मैं ये बोलूं p इंटू क्यू माइनस का p तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा अपने पास में t माइनस का 9। क्या बन जाएगा t माइनस का 9 बन जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। दोस्तों थोड़ा देखो, थोड़ा अगर हम रूट्स को देखेंगे ना तो आपको एक चीज मिलेगी, यहां से हम p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि p से प्लस का और p से माइनस का कट जाएगा, q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, खाली 4 मिल जाएगी। तो q की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहां से q की वैल्यू मुझे मिल गई 4, है कि नहीं। अब जैसे मुझे q की वैल्यू 4 मिली तो p की क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। p की मुझे क्या मिल जाएगी, तो बोलोगे सर p की मिल जाएगी आपको 3। बोला सर ठीक है, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो बोलोगे 12 मिल जाएगी। तो t की वैल्यू क्या मिल गई आपको 12 मिल गई, ठीक है। अब जैसे तीनों चीजें थी, हेड, देखो आपको लग रहा होगा कि हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन एक्चुअल मसाला तो अभी बाकी पड़ा है। आपसे जब पूछा जाता है हेड इक्वेशन सेकंड बीन मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 1 एंड 1 बीन एडेड टू द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझना ध्यान से, समझना। हेड इक्वेशन सेकंड को देखता हूं। इक्वेशन सेकंड क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का t माइनस 9, t कितना है 12, और 12 माइनस का 9 कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर 12 माइनस का 9 बन जाएगा आपके पास में 3 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। आपसे क्या बोला जाता है, हेड इक्वेशन सेकंड बीन मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर n एंड 1 बीन एडेड टू द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, smallest root of the resulting quadratic equation, then find the resulting number obtained from the process। तो अपने को बताना है कि had equation second been multiplied with 2 की power n and 1 been added to the smallest root of the resulted quadratic equation, ठीक है। then find the resultant number obtained from the process, मतलब कितने रिजल्ट हम निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से, समझना बात को, कितने रिजल्ट हम निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। तो अगर 3 इंटू 1 में करता हूं तो मल्टीप्लाई में 3 करूंगा, ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है, वो तो बन सकता है। यार इस लाइन का मतलब समझो। अगर ये लाइन थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको लग रही है तो मैं आपको पूरा एक्चुअल में इसका मतलब समझाता हूँ। देखो इस लाइन का मतलब समझो, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 की पावर n से एंड 1 बीन एडेड टू द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देन फाइंड द रिजल्टेंट नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस। इसका मतलब समझो, ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड, इसको जब मैं 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको जब मैं 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, 2 की पावर n वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके जो रूट्स निकल के आएंगे देखो, एंड 1 बीन एडेड टू द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसके जो रूट्स निकल के आएंगे उसमें हम उसका जो स्मॉलेस्ट रूट होगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। देन फाइंड द रिजल्टेंट नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस, कि रिजल्टेंट कितने नंबर अपने पास में निकल सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर मिल सकते हैं, मतलब कितने रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स निकल के आएंगे, एक होगा स्मॉलेस्ट और एक होगा लार्जेस्ट रूट होगी। जो स्मॉलेस्ट रूट होगा उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो एक को नया नंबर निकल के आएगा, और ये जो लार्जेस्ट नंबर है मतलब 2 नंबर बन गए। मेरी रिजल्टेंट कितने निकल सकते हैं, रिजल्टेंट नंबर कितने बन सकते हैं अपने पास में, 2 बन सकते हैं।
बोलो सर फिर इसको मल्टीप्लाई क्यों किया था? तो ध्यान से समझना, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो, जब 2 की पावर n है, ठीक है, 2 की पावर n है और 2 की पावर n के इक्वल में भी 0 है। अगर मैं इस इक्वेशन को अंदर तोड़ता हूँ तो 2 की पावर n देखो क्या बनेगा, 2 की पावर n अंदर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 3 वाई माइनस का वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कर रहे हैं, 2 की पावर n। यहाँ पे देखो अंदर क्या बनेगा, वाई माइनस का 3 और अगर मैं माइनस का 1 कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो y माइनस का 3 बनेगा, ठीक है। यहाँ से y कॉमन लेता हूँ, इज इक्वल में आ जाएगा 0। भाई सिंपल सी बात है, आपको देखो रूट्स निकालना है। इसके रूट क्या आएंगे, या तो वैसे कर लो, मैं पूरा एक्सप्लेन करने के चक्कर में बता रहा था। इस इक्वेशन के रूट क्या आएंगे, 3 और 1 आएगा। जब रूट इसके 3 है और 1 है तो मतलब इसके वो 2 रूट्स तो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखो इसको थोड़ा सा और स्प्रेड करके आपको बताता हूँ, 2 की पावर n y माइनस का 3 और y माइनस का 1, यही रूट्स आएंगे निकल के, क्योंकि 3 और 1 रूट निकल के आ रहे थे इसके, ठीक है। और इनके फैक्टर बन जाएंगे, और जब फैक्टर बनेंगे ये इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब y माइनस का 3 फैक्टर है, y माइनस का 1 भी एक फैक्टर है, 2 की पावर n भी एक फैक्टर है और इज इक्वल में 0 है, मतलब इसके इक्वल में भी 0 है, इसके इक्वल में भी 0 है और इसके इक्वल में भी क्या है, 0 है कि नहीं। तो जब इसके इक्वल में 0 होता है तो आपको पता है y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब इसके इक्वल में 0 होता है आपको पता है y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और जब इसके इक्वल में 0 होता है, 2 की पावर n के इक्वल में जब 0 होता है तो क्या कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, किसी भी नंबर की पावर में हम अगर मिनिमम 1 भी करेंगे, 0 भी करेंगे, तब भी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 निकल के आएगी। मिनिमम वैल्यू क्या निकल आएगी, 1। बोला सर एक काम करो, 0 आना चाहिए ना बराबर में, तो 2 की पावर 0 रख दो, 0 आ जाएगा। नहीं, 2 की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर जब 0 करते हैं हमेशा क्या आती है, 1। 1 अपने पास में आंसर निकल के आता है। अगर n की जगह में मिनिमम 0 भी करता हूं तब भी अपने पास में क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है कि 2 की पावर n कभी भी 0 के इक्वल में हो ही नहीं सकता। 2 की पावर n जो है वो कभी भी 0 के इक्वल में हो ही नहीं सकता, मतलब यहाँ से कोई भी रिजल्टेंट वैल्यू अपने पास में निकल के नहीं आएगी, मतलब ये यूजलेस है। ये क्या है, यूजलेस है। और जब ये यूजलेस है तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये स्मॉलेस्ट रूट है, इसमें 1 जोड़ दूंगा तो एक रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा जिसका मान होगा 2। ये 3 है, इसमें कुछ जोड़ने के लिए बोला नहीं है, तो यहाँ से भी एक रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा 3। तो अपने पास में 2 ही रिजल्टेंट निकल के आएंगे, जो कि एक आएगा 2 और एक आएगा अपने पास में 3। तो हमें 2 ही वैल्यू मिल सकती है। तो आपसे पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस। रिजल्टेंट नंबर कितने निकले, एक तो निकला 2 और एक निकला 3, तो 2 ही नंबर निकले, तो 2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। लॉजिक समझिए, सवाल के पीछे का हिस्ट्री समझिए, सवाल के पीछे का जो बोलते हैं ना उसको, वो खेती समझिए उसके पीछे की, खेती समझिए उसके पीछे, इतना आसान नहीं है, खेती समझिए उसके पीछे। है ना, जुताई से लेके बुआई तक, कटाई तक, ठीक है, पूरा धान निकालने तक सब समझिए उसको, तब जाके चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तब जाके चीज़ें समझ में आती है। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए, बहुत बहुत ही उम्दा क्वालिटी का सवाल है, बहुत ही शानदार क्वालिटी का सवाल है और बहुत मज़ा आएगा सवाल सॉल्व करने में, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा सवाल सॉल्व करने में। देखो इसको, इसका एक है और ये इसका दूसरा है, ठीक है। देखो इसको आराम से समझो। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सवालों को थोड़ा गौर फरमाओ उन पे कि क्या एक्चुअल में पूछा है। चलो मैं बताता हूँ। ज़रूरी नहीं कि सवाल आप कर पाओ, कुछ लॉजिक हम कभी कभी क्या है नहीं पकड़ पाते। पीछे चला गया क्या, बिल्कुल ही। चलो, इक्वेशन यहाँ पे स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर, इक्वेशन में लिख देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर, कभी कभी क्या स्क्वायर थोड़ा सा एडजस्टेड नहीं हो पाता, प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल में क्या है, 0 है। और ये है पी वाई स्क्वायर प्लस का क्यू वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0, दोनों तो गिवन है। सी इज अ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है भैया। तो सी क्या क्या हो सकता है, अगर मैं सी को
अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इस सवाल को बहुत लॉजिकली समझना, बहुत उम्दा क्वालिटी का सवाल है। सी जो है ना, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो सी 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इसके अलावा सी की वैल्यू कोई आ नहीं सकती। P and Q are 2 digit prime number. P and Q are 2 digit prime number less than 20. ठीक है, 2 डिजिट की होनी चाहिए लेकिन लेस देन 20 होनी चाहिए। ठीक है, तो भैया P और Q, अच्छा P और B है ना, ये P और B, चलो मैं B ऐसे लेता हूँ। 2 डिजिट की प्राइम नंबर होनी चाहिए लेकिन लेस देन 20 होनी चाहिए। तो P और B क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई P और B की वैल्यू हो सकती है? बोला सर नहीं हो सकती। लॉजिक समझिए, बहुत तबीयत से, बहुत कॉन्शियसनेस के साथ में चीज़ों को समझिए, बहुत दिमाग खुलेगा, बहुत मजा आएगा। गणित बहुत आसान और बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। P इज ग्रेटर देन 11, मतलब P जो है वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, P जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। एंड B इज ग्रेटर देन P, अरे वाह, मतलब जो P है वो बड़ा होना चाहिए 11 से, और B जो है वो P से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक, क्या बोला कि देखो ध्यान से समझो, P इज ग्रेटर देन 11 एंड B इज ग्रेटर देन P। तो मतलब आप समझिए इस बात को, अगर मैं P और B को डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक है, जो कि वैल्यू क्या क्या दे रहा है, 11 दे रहा है, ठीक है, 13 दे रहा है, 17 दे रहा है और 19 दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या दी है कि P जो है ना वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो भैया 11 तो हो ही नहीं सकता, और B जो है वो P से भी बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू में P की क्या ले सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू P की ले सकता हूँ 13। अगर मैं देखो, अगर मैं मिनिमम वैल्यू P की लेता हूँ 13 लेता हूँ, तो मैं B की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ? तो बोलोगे सर यहाँ से B की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? B की वैल्यू आ सकती है 17 और B की वैल्यू आ सकती है 19। ये दो कंडीशन यहाँ से बन सकती है, आपके सामने बन सकती है। और इफ वेदर परहैप्स, जो भी है, अगर मैं P की वैल्यू लेता हूँ कितनी, 17, भाई P 11 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला 11 से बड़ा क्या हो सकता है? बोलो सर 13 हो सकता है, ये ले लिया। तो B जो है ना वो P से भी बड़ा होगा, मतलब B की वैल्यू इन दोनों में से कोई सी एक होगी। तो B की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 17 19 ले ली, इसमें कोई दिक्कत है? और जब मैंने P की वैल्यू मानी 17, इफ मैं P की वैल्यू लेता हूँ 17, तो B की इकलौती वैल्यू बचती है वो कितनी है, 19 है। कितनी बचती है, 19, ये फाइनल वैल्यू बचती है। ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द बोथ द इक्वेशन आर सेम, जो स्मॉलेस्ट रूट है इन दोनों इक्वेशन का वो क्या है, सेम है। एंड स्मॉलेस्ट रूट होना चाहिए, देखो स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम, एंड none of the root of the any given equation is irrational। irrational का मतलब क्या होता है, रूट 3 है, रूट 5 है, 1 प्लस का रूट 3 है ना, रूट 3/7 है, रूट 5/9 है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रैशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, तो वो अपरिमेय नहीं होना चाहिए। परिमेय मतलब p/q हो सकता है, कोई बात नहीं, चलेगा, इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है, लेकिन रूट में नहीं आना चाहिए। none of them of an irrational होना चाहिए। ठीक है, 3c is greater than b। 3c यहाँ पे एक बहुत और अच्छी लाइन दी है कि 3c is greater than b। जो 3c है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, b से। तो b क्या क्या हो सकता है, b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? b की वैल्यू हो सकती है, देखो 17 19 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, खाली 19 आ रहा है, मतलब b की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक तो है 17 और एक है 19। ठीक है, अब जो 3c है ना वो बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो अगर मैं c 3 लेता हूँ, समझना जो जो गिवन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ। अगर मैं c 3 लेता हूँ तो 3c क्या बन जाएगा, 9। क्या 9 बड़ा है 17 19 में से किसी से भी? नहीं है, तो मतलब c की वैल्यू 3 तो नहीं आ सकती। अगर मैं c की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 5 दिए 15, तो क्या b की किसी भी वैल्यू से बड़ा है? b की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक तो है 17 और एक है 19। क्या किसी भी वैल्यू से पॉसिबल है बड़ा? तो पॉसिबल नहीं है, मतलब 5 भी पॉसिबल नहीं है। तो c की खाली एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कि कितनी है, 7 है। c की इकलौती वैल्यू पॉसिबल है जो कि कितनी है, 7। तो अगर मैं 3c करता हूँ मतलब 21 आ जाएगा, और 21 17 से भी और 19 से भी बड़ा है। तो यहाँ से भी एक चीज़ निकल के आपके सामने आती है कि c की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 7 निकल के आएगी। ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्यू इज b+1, और जो क्यू है अपने पास में वो क्या होना चाहिए, b+ का 1 होना चाहिए। ये एक अपने पास में और कंडीशन गिवन है। ये कुछ 3-4 बातें हैं जहां पे अपने को चीजें पॉइंट आउट करनी है। यार a b c और p q और c, q b+1 p c, अगर मैं साथ लेता हूँ, c है p है, देखो a नहीं है,
बी की भी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड को उठाता हूँ एक बार के लिए, बोला सर सेकंड क्यों उठाया, क्योंकि सेकंड में मुझे देखो यहाँ से और यहाँ से कुछ चीज़ें रिलेशन लग रहा है। बोला कैसे पता लगा, मैंने बोला देखते ही पता लगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझना। इसने ये दिया पी वाई स्क्वायर, पी क्या है, बोला सर पी आ सकता है तो 13 और एक आ सकता है 17। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं p इज इक्वल टू 13 लेता हूं तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे bx आ गया, b में भी आपके पास दो वैल्यू पॉसिबल है और p में भी आपके पास में दो वैल्यू पॉसिबल है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ वाली थोड़ी सही रहेगी, बट्टे में लेके जाएंगे ना तो प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व हो सकती है जल्दी। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, वो दोनों से समझाऊंगा। अगर मैं p की जगह 13 लेता हूँ तो 13 वाई स्क्वायर प्लस में क्यू वाई, प्लस में क्या आ जाएगा क्यू वाई। देखो 13 वाई स्क्वायर प्लस का क्यू वाई आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा सी, सी कितना है अपने पास में, तो बोलोगे सर सी है 7, तो आ जाएगा 7 इज इक्वल में क्या बन जाएगा 0। अब यार आपको पता है, आपको अच्छा माइनस का था प्लस का था, ठीक माइनस का ही होगा, प्लस का था। 13×91 आता है। अब देखो क्यू की वैल्यू है ना, देखो जब मैं बी की वैल्यू अपने पास में दो ही पॉसिबल है, बी की वैल्यू दो ही पॉसिबल हो सकती है, या तो हो सकती है 17 या हो सकती है वो 19। बी की सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर मैं बी की वैल्यू लेता हूँ 17 तो क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी। और जब मैं बी की वैल्यू लेता हूँ कितनी 19, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो क्यू की ही दो वैल्यू पॉसिबल है, बी की भी दो वैल्यू पॉसिबल है और पी की भी दो ही वैल्यू पॉसिबल है। पी की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, पी की एक वैल्यू तो अपने पास में पॉसिबल है 13 और एक अपने पास में 17, दो ही वैल्यू अपने पास में पी की पॉसिबल है। ये मैंने पी की पहले लिए 13 और सी तो फिक्स है अपने पास में, क्यू की दो वैल्यू आ सकती है। भैया क्यू को क्या देख के लगता है, 13 और 7 20, 13 7 91, 13 7 20, तो 18 नहीं आ सकती, 20 आएगा, इसलिए मैंने ली। क्यू की जगह मैं क्या लूंगा 13 वाई स्क्वायर प्लस का 20 वाई प्लस का 7 इज इक्वल में क्या आएगा 0। आप बोलोगे सर 18 क्यों नहीं लिया, अगर मैं 18 यहाँ पे लेता तो वो इरेशनल रूट देता, देख लो कैसे, चलो मैं लेके दिखा देता हूँ आपको। 13 वाई स्क्वायर प्लस का 18 वाई प्लस का 7 इज इक्वल में 0, यहाँ से कोई भी फिक्स रूट निकल के नहीं आएगा। क्या निकालोगे मुझे बताओ, 13 7 91, क्या निकालोगे, क्या निकालोगे बताओ, कोई रूट निकाल के बताओ मुझे इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट निकाल के बताओ। भाई ऐड करेंगे तो 18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 91 आना चाहिए। तो आ रहा है ऐड करने में 18, 13 और 7 से ऐड करने में 18 आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो 13 वाई स्क्वायर प्लस का 20 वाई और प्लस का 7 इज इक्वल में क्या है 0 है। तो अगर मैं यहाँ से रूट्स निकालता हूँ, देखो माइनस का 13 और माइनस का 7 आ जाएंगे इसके रूट्स। बोला कैसे पता लगा, प्लस प्लस में है तो माइनस माइनस में आएंगे, और 13 7 91, माइनस का 13 और माइनस का 7। अभी तक रूट्स निकले नहीं है, अभी तक अपन को 13 से भाग लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 13 से भाग लगाना पड़ेगा। हम इसको भी लेके देखेंगे, 17 भी लेके देखेंगे, लेकिन जब तक पॉसिबिलिटी निकल रही है तब तक हम निकालने की कोशिश करते हैं, आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो आप। ये मत सोचो यहाँ अपन ने कर दिया काम खत्म हो गया, नहीं, पूरा इसका वो बोलते हैं पोस्टमार्टम करेंगे। रूट्स क्या निकल के आया, तो बोलोगे सर 13/13 मतलब माइनस का 1 और एक है अपने पास में 7/13, वो भी माइनस का 7/13। अब इसने एक चीज बोली थी, द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम एंड नन ऑफ द रूट एनी गिवन इक्वेशंस आर इररेलेवेंट या फिर इरेशनल, सॉरी। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, माइनस का 1 और माइनस का 7/13, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा। बोलोगे सर एक बार माइनस हटा लो, चलो एक बार के लिए माइनस हटा लेते हैं, 1 और 7/13 इनमें से कौन सा छोटा है। तो बोलोगे 7 में 13 का भाग लगा रहे हैं, अरे भैया 7 में 13 का भाग लगा रहा हूं, या फिर मैं ऐसे कर लो 13 और 7। आपको पता है ऊपर छोटी संख्या है, इसका मतलब ये छोटा नंबर है, स्मॉल। और जब ये पॉजिटिव है तब स्मॉल है, तो जब नेगेटिव होगा तो ये बड़ा बन जाएगा, बिग बन जाएगा। होता है ना कि 1 और 5 में से कौन सा बड़ा है, तो बोलो सर 5 बड़ा है, लेकिन इसको नेगेटिव कर दो तो ये 5 छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही रूल यहाँ पे लगाते हैं। ये आपको पता दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बड़ा, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 1 छोटा बन जाएगा। तो एक लाइन बोली थी कि द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन आर सेम। स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है, माइनस का 1 स्मॉलेस्ट रूट है। तो एक रूट देखो, इसके दो रूट निकल के आए, माइनस का 1 और माइनस का 7/13, तो इस इक्वेशन के भी दो रूट निकल के आएंगे। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक है, देख लेते हैं। इक्वेशन आई अपने पास में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल में 0। ए के बारे में कुछ आइडिया नहीं, लेकिन इतना पता है कि माइनस का 1 इसका एक रूट है,
और जब माइनस का 1 इसका एक रूट है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस का 1 है, तो यहाँ पे रखूंगा, क्या मिलेगा देख लेते हैं। a प्लस, देखो ये तो 1 बन जाएगा, और bx मतलब माइनस का b और प्लस का 7 है, इज इक्वल में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो b क्या निकल के आएगा, b क्या निकलेगा, अपन ने b क्या लिया था, जब q 20 था ना दोस्तों, देखो q की वैल्यू क्या निकल के आई थी, बोला सर q की वैल्यू निकल के आई थी 20, q में हमने क्या लिया था, 20 लिया था, ध्यान से समझो। जब q 20 लिया था तो उस सिचुएशन में b कितना बनेगा, भाई q जब 20 लिया था तो b कितना बनेगा, 19 बनेगा। b 19 लूंगा तभी 19 प्लस 1 20 बनेगा ना। भाई q जब 20 लिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब b 19 है, 19 प्लस 1 ही तो 20 होगा, तो वेरीफाई होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। b 19 आया, तो a माइनस का 19 प्लस का 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 12, तो उधर जाएगी प्लस का 12, तो a की वैल्यू आ गई 12। a की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास में, 12 निकल के आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। और कुछ अगर आपको ट्राई करने की जरूरत है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि p अगर मैं 13 लूंगा, 17 लूंगा, 17 संति 119, 17 और 7 क्या हो जाएगा, क्योंकि सब प्लस प्लस में आएंगे, 24, 24 कोई भी फॉर्म में क्यू में नहीं आएगा, क्यू किसी भी वैल्यू में 24 नहीं आ सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है, ना तो p17 पॉसिबल है ना b17 पॉसिबल है। बोला सर क्यों नहीं है, अगर मैं p की जगह 17 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे 17 लिया तो 17y² प्लस का QY और प्लस का c तो 7 है, 17 और 7 24 होना चाहिए, अगर ऐड करेंगे तो 24 क्यों आ रहा है किसी भी हाल में, तो किसी भी हाल में क्यों 24 आ रहा है, क्यों तो पहले 18 आ रहा है या फिर 20 आ रहा है। अगर मैं p17 लेता हूँ, 17 इंटू 7 119, तो चलो बात की बात है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे क्यों तो आना चाहिए ना, ऐड करने पे क्यों आना चाहिए, क्योंकि रूट्स निकाल रहे हैं, ऐड करने पे क्यों आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 119 आना चाहिए, ऐड करने पे 17 और 7 कितना 24 आना चाहिए, तो क्यों की वैल्यू 24 हो सकती है क्या, किसी भी हाल में नहीं हो सकती, मतलब ये p17 पॉसिबल नहीं है, b19 पॉसिबल नहीं है, सॉरी b17 पॉसिबल नहीं है, 19 नहीं 17। ठीक है, तो a की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में 12, और p निकल के आया था कितना 13, q निकल के आया था 20, और b निकल के आया था 19। चार इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो चारों हमने निकाल दी, इसके अलावा अगर कोई पूछ रहा है तो हम वो भी निकाल देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू, अरे वाह, p कितना निकल के आया था तो बोलोगे 13, q कितना निकल के आया तो बोलोगे 20, तो 13 दूनी 26 आ जाएगा अपने पास में वैल्यू ऑफ q, तो हम बोल सकते हैं है क्या, ये रहा 260 आपका क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन इन पे पकड़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। लॉजिक्स की नॉलेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। सब चीज़ें आसान है दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सब चीज़ें बहुत आसान है। जितना भागोगे उतना भगाए जाओगे, उतना परेशान होगे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एक बहुत ही आला दर्जे का क्वेश्चन है, उम्दा दर्जे का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वालिटी का क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में। मतलब आपके लॉजिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना सब चीज़ों को देखने के बाद में, कि यार आपको ना अच्छा लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं। और वो चीज़ें बहुत मैटर करती है कि नहीं, वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। वाह,
चलो पढ़ते देखो। सीरीज गिवन है, सीरीज के बारे में तो बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें जो मिसिंग नंबर है उसको निकालना पड़ेगा नीचे से कहीं सॉल्व करके। देर इज एन इक्वेशन फॉलोड बाई इट, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है एंड द लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन इज y by 20 एंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन इज z by 10, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ y विथ एनी इंटीजर गिव्स ए नंबर विथ यूनिट डिजिट 0, ठीक है भैया। ये लाइन मुझे पढ़ते ही समझ में आ गई। ये लाइन थोड़ी सी इससे कनेक्टेड थी, तो जब मैं ये पढ़ूंगा तब मुझे ये समझ में आएगी, ठीक है। मेरा इस टाइप से लॉजिक चलता है, थोड़ा सा मैं बहुत बातें करता हूँ सवालों को सॉल्व करते टाइम। c माइनस का z इज इक्वल टू 9 है, ठीक है, जहाँ पे एलसीएम ऑफ z एंड 5 इज 15 है और a b c क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, ठीक है। a b c क्या है इंटीजर्स है। ये पूरा DI फॉर्म में है, उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको पूरा डिकोड करते हैं। ये क्योंकि इस इक्वेशन से रिलेटेड है, कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। तो इसको समझने से पहले 10b/3, देखो यहां से इन दोनों से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं। तो आप कहोगे सर, आप कहोगे y/20 एक रूट है, मतलब y/20 प्लस z/10, क्योंकि दो रूट है ना, z/10 इज इक्वल में क्या होना चाहिए, माइनस का b/a, मतलब 21 माइनस का a/10b, 21 माइनस का a/10b, ये होना चाहिए एक। और अगर इन दोनों से दूसरी मुझे इक्वेशन निकालनी हो तो क्या निकालूंगा, y/20 इंटू z/10, इंटू z/10 आ जाएगा, इज इक्वल में क्या c/a, c क्या है 3 बट्टे आ जाएगा 10/b, सॉरी 10 भी आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। जितना आपको नॉलेज है ना, जितना चीज़ों के बारे में पता है, उनको एक बार नोट कर लिया करो ताकि सवाल को समझने में प्रॉब्लम ना होती, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ y विथ एनी इंटीजर गिव अ नंबर विथ यूनिट डिजिट 0। भाई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे लास्ट में 0 ही मिलेगा, यूनिट डिजिट में 0 मिलेगा। सर बोलोगे 5 है, तो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 आ रहा है लास्ट में, 0 आ रहा है लास्ट में। बोलोगे सर 7 ले लो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, चलो 7 चौके 28, क्या आ रहा है 0, नहीं आ रहा। मतलब y 10 की फॉर्म में होगा, 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कर दो, 7 से कर दो, 20 से कर दो, 1000 से कर दो, 123 से कर दो, लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब इतना तो पता लग गया कि y जो है वो 10 के मल्टीपल में होगा, मतलब 10 होगा, 20 होगा, 25 30 होगा, 40 होगा, इस टाइप से होगा y। तो एक चीज और पता लगी, क्या पता लगी कि y जो है वो 10 का मल्टीपल है, समझ में आई, y मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। इस लाइन से ये पता लग गया। c माइनस का z इज इक्वल टू 9 है, जहाँ पे l एंड 5 का एलसीएम होना चाहिए 15। एक चीज और पता लगनी चाहिए, एक चीज और पता लगानी चाहिए, क्या कि जो एलसीएम है z और 5 का, किसका, z और 5 का जो एलसीएम है वो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो z की कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, तो क्या देखो, अगर मैं 1 और 5 लेता हूँ तो क्या इनका एलसीएम 15 आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं 2 लेता हूँ, 3 अगर लेता हूँ, 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा ना वो 15 आएगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो z की वैल्यू में एक तो क्या ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। 4 5 नहीं होता, 5 5 6 5, 6 5 का एलसीएम 30 होता है, 7 नहीं होता, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 और 5 का एलसीएम भी कितना आता है, 15 आता है। 15 और 5 का एलसीएम होता क्या है, 15 ही होता है। एलसीएम से बड़ा नंबर तो कभी हो नहीं सकता है, ऐसा तो कभी होता नहीं। 30 और 20 का एलसीएम जो वो 15 है, भाई नंबर से बड़ा एलसीएम कैसे आ जाएगा, है कैसे आ जाएगा। चलो, तो मतलब z की वैल्यू 2 निकल के आई, एक तो आती है 15 और 5, इनका भी एलसीएम क्या होता है, 15 होता है, और इनका भी एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, एक तो आई 3 और एक आई अपने पास में 15। क्या ये बात समझ में आई, क्या इस चीज को समझ में दिमाग में बैठी है आपके। चलो आगे देखते हैं। एक बात ये पता लगी कि y जो है मल्टीपल ऑफ 10 है, और एक बात ये पता लगी z इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 और 15 है। जब मैं z इज इक्वल टू 3 लेता हूं, तो यहां से जब z इज इक्वल टू मैं 3 लेता हूं, तो यहां से c की वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो 12 निकल जाएगी। बोला सर ठीक है। और जब z इज इक्वल टू 15 लेता हूँ, 15 और 9 कितना जाएगा, 24। तो जब z इज इक्वल टू मैं 15 लेता हूँ, तो c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 15 और 9 24 आ जाएगा, ठीक है। z मैंने 3 लिया तो c आ गया अपने पास में 12,
और z इक्वल में 15 लिया तो c कितना आ गया अपने पास में 24 आ गया। क्या जितनी भी चीज़ें हम निकाल सकते थे वो निकाल पाए, मतलब आपस में कनेक्ट कर सकते थे वो कनेक्ट कर पाए, कोई दिक्कत आई किसी भी टाइप में? एलसीएम को सॉल्व कर लिया, ये लाइन भी सॉल्व कर ली, ए बी सी इंटीजर है ये हम देखेंगे क्योंकि हम इंडिविजुअल लेके देखेंगे ना इनको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई है, इस लाइन से हमें क्या पता लगा कि भैया वाई जो है वो 10 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये लाइन अपन ने इससे ये और ये रिजल्ट निकाला, ठीक है, सब चीज़ों से कुछ ना कुछ निकला है, और फिर जो भी निकला है उनको आपस में कनेक्ट करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, मतलब पूरा फाइनल इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक चीज देखो कि y जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। इसके लिए z की दो वैल्यूज निकल के आ रही है, एक तो आ रही है 3 और एक आ रही है 15, ठीक है। और जो b है वो अपने पास में एक इंटीजर आना चाहिए, लेकिन देखो इसमें z तो निकल के आ गया, z तो निकल गया, तो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कम है। बोला सर ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन मैं कहूँगा ये यूज करो। बोला क्यों? बोला इसमें y है, z है और b है, ठीक है। z अपने पास में है तो y b दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहां से पता लग जाएगा कि y को अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जीरो वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। होना चाहिए ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ y विद एनी इंटीजर गिव्स अ नंबर विद यूनिट डिजिट 0, क्योंकि इसमें एक है, दो है, तीन है और चार है, चार चार इंटीजर। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, चाहे मतलब बहुत सारे सवालों में कुछ एक्सप्रेशन हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करो कि वो इक्वेशन उठाओ जहाँ पे वेरिएबल्स कम हो, सवाल थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है, इजी हो जाता है सॉल्व करने में। समझ पा रहे हैं बात को? सॉरी। अचानक से मुंह से सांस लिया, पता नहीं क्या ज्यादा ही सांस चला गया कुछ अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। चलो ओके, देखो पहले ये लेते हैं इक्वेशन, ये लेते हैं तो क्या इक्वेशन y/20, समझना अच्छे से, समझना अच्छे से समझाता हूँ एक्सप्लेन करके। y/20 है, इनटू है z/10 इज इक्वल में अपने पास में 3/10 भी, ठीक है। y अपने पास में नहीं है, चलो मैंने y को y रख लिया, बट्टे में है 20, इनटू है z मैंने कितना माना पहले मान लेता हूँ, फर्स्ट केस में z मानता हूँ 3, यहाँ मैंने z माना कितना 3 माना। जब मैंने z 3 माना तो 3/10 आ जाएगा, इज इक्वल में 3/10 इंटू बी। समझ में आई? 10 से 10 कट जाएगा, 3 से कितना कट जाएगा 3 कट जाएगा। समझ में आ रही बात? और कुछ बचा है तो b को मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इधर तो by बन जाएगा, क्या बन जाएगा by बन जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 तो by क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आई, और इस इक्वेशन से हम क्या पता लगाएंगे कि y सही है कि गलत है, मतलब z जो अपन ने लिया वो सही है कि गलत है। आपसे एक लाइन बोली थी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ y विथ एनी इंटीजर गिव्स ए नंबर विथ यूनिट डिजिट 0। एनी y को हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर कौन सा है b। आपसे बोला देखो ए बी सी इंटीजर से, तो यूनिट डिजिट 0 दे रहा है, इसका मतलब यहां तक तो सही है कि कब तक, जब हमने z इज इक्वल टू 3 लिया था। लेकिन z अपने पास में एक और था, z अपने पास में एक और था, वो क्या था 15। अगर मैं इसको लेके देखता हूँ इक्वेशन क्या थी, y/20 इंटू z/10 इज इक्वल टू 3/10 बी। यहां पे मैं ले रहा हूँ z इज इक्वल टू 15, दिख रहा ना अपने को, दिख रहा ना? ठीक है, थोड़ा सा छुप रहा है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, z अगर मैं 15 लिया तो z में यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, इसको हटा के 15 कर दिया। कितनी बार कटेगा, ऊपर का ऊपर काट दो, 5 बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, 10 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया y/2 इंटू कुछ नहीं है 1/2 इंटू है 1/b है। b को मल्टीप्लाई करता हूँ y से और बट्टे में आएगा 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो y/b इज इक्वल में कितना आ गया अपने पास में 4। ये बात है ना यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये जो बात, ये जो सेंटेंस लिखा है दिस सेंटेंस, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बोला सर कैसे नहीं कर रहा? बोला ऐसे नहीं कर रहा कि जब किसी भी इंटीजर को y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई नंबर निकल के आता है, उस नंबर के यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जब y को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट निकल के आना चाहिए 0। 4 में कौन सा यूनिट डिजिट 0 नजर आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब y
z जो है वो 15 पॉसिबल नहीं है। और जब z 15 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब z कितना है, तो z है, बोलोगे सर 3, z कितना है 3। अब जैसे ही z 3 लिया तो c फिक्स हो गया, c कितना हो गया 12 फिक्स हो गया, देखो ये वाला, तो c कितना हो गया 12 हो गया। एनी डाउट, एनी हेजिटेशन है कि नहीं, एनी हेजिटेशन। देखो b भी यहाँ से z भी निकल गया फिक्स, और y, अब देखो बी वाई इज इक्वल टू कितना है 20 है, बी वाई इज इक्वल टू कितना है अपने पास में 20 आना चाहिए, ये सेटिस्फाई कर रहा था ना, बी वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। आगे देख लेता हूँ एक बार के लिए, इस पूरे को उठा के ना मैं आगे लेके जाता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। थोड़ा समझने दो, थोड़ा चीज़ों को, थोड़ा सा आराम से पढ़ो चीज़ों को। बी वाई इज इक्वल टू कितना है 20 है। जब बी वाई इज इक्वल टू 20 है तो एक चीज़ मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करना चाहिए, या तो हो सकता है b की जगह 2 और y हो सकता है 10, या हो सकता है b की जगह 1 और y हो सकता है 20, क्योंकि b तो सॉरी y तो अपने पास में 10 का मल्टीपल है। अब इसको और वेरीफाई करना पड़ेगा। इसको वेरीफाई कहाँ से करेंगे, वेरीफाई करने के लिए और कुछ है क्या अपने पास में, अरे ये पूरी इक्वेशन पढ़ी है ना, ये पूरी इक्वेशन पढ़ी तो है, या फिर कुछ और भी है, कुछ और तो है नहीं, y निकल जाएगा, z ऑलरेडी है। देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा ना y, जो अपन ने y 20 या 10 लिया है, z ऑटोमेटिक आ ही गया 3, b भी y के हिसाब से b निकलेगा, तो a इंटीजर आना चाहिए। अगर a इंटीजर नहीं आया तब हम लोग चेंज करेंगे। फिर देखो इक्वेशन क्या है ऊपर वाली, ये वाली है इक्वेशन, क्या समझना, y/20 प्लस का z/10 बराबर 21 माइनस का a बट्टे में आ जाएगा 10b। ठीक है, तो y मैंने क्या लिया, पहले अगर मैं b लेता हूँ 2 तो y आ जाएगा 10, तो y आ जाएगा 10/20 मतलब 1/2 प्लस का z कितना है, तो बोलो सर z 3/10 इज इक्वल में 21 माइनस का a बट्टे में आ जाएगा 10b, b कितना लिया मैंने 2 लिया, b कितना लिया 2, तो 20 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, बोला सर 10, तो 5 और 3 8 इज इक्वल में आ जाएगा 21 माइनस का a/20, कितनी बार जाएगा 2 बार 16, तो 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस का a, तो a उधर a आ जाएगा अपने पास में 5, a कितना आ जाएगा 5। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब मैं b इज इक्वल टू लेता हूँ 2 और y इज इक्वल टू लेता हूँ 10, तो a इंटीजर निकल के आ रहा है। क्या पता उसमें भी आ जाए, किसमें, इसमें भी आ जाए। जब हम b की जगह 1 लें और y की जगह 20 लें तब भी निकल सकता है, चेक कर लेते हैं। यही इक्वेशन है, इसी में रखना है, चेक कर लेते हैं। ऐसा कलर लेते हैं जो सबको दिख जाए आराम से और प्रॉब्लम भी ना हो समझने में। तो मेनू लगना चाहिए ये वाला, y/20, और y इस बार कितना लिया मैंने 20 लिया, तो 20/20 तो 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा z/3, z कितना है 3 है, तो 3/10, ठीक है भैया, 21 माइनस का a आ जाएगा, और बट्टे में क्या मिल जाएगा अपने पास में 10b, b कितना है, तो कहोगे b है अपने पास में इस हिसाब से 1, क्योंकि हमने y 20 लिया तो b आ जाएगा 1, बट्टे में आ जाएगा 10। 13/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस का a/10, ये कट जाएगा इससे, नहीं 3/10, 21 माइनस का a बट्टे आ जाएगा 10b, b कितना लिया, b कितना है, एक आया ना b अपने पास में, b 1 आया, और 1 प्लस का 3/10 और इज इक्वल टू 21 माइनस का 1/10 आ जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा 10 और 3 13/10, 21 माइनस का 1/10 कट जाएगा। तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, यार a की वैल्यू तो यहाँ से भी इंटीजर ही आ रही है, a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8 आई, a की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ रही है 8 आ रही है, सही आ रहा है क्या। इस बार मैंने y को लिया 20, 1 बन गई, 1 प्लस का z लिया मैंने 3, तो 3/10 आ गया, ठीक है, 3/10 इज इक्वल टू 21 माइनस का a बट्टे में आ जाएगा 10b जो कि है 1, जो कि क्या है 1 है, बट्टे में 10 ही रहेगा, 10 और 3 13/10, 10 से 10 कट गया, तो 21 माइनस का a है, a आ जाएगा अपने पास में 8, यहाँ से भी आ रहा है,
यहाँ से भी आ रहा है, ए की वैल्यू 2 निकल के आ रही है अपने पास में, एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है 8। कौन सा सही है थोड़ा चेक कर लेते हैं, कौन सा सही है थोड़ा सा इसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ से चेक करेंगे? दो आ रहे हैं वैल्यूज। चलो इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं आप लोग। ठीक है, ए की वैल्यू 5 भी है, ए की वैल्यू 5 और 8 दोनों आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसमें रख के देखते हैं क्या क्या निकलता है, इसमें रख के देखते हैं। तो अगर ए अपने को पता नहीं, लेकिन बी के बारे में तो पता लगा ना, बी तो कितना था, बी तो फिक्स हो गया था अपने पास में, बी तो फिक्स था, क्या निकला था बी? अच्छा, बी भी फिक्स नहीं था, एक और दो में से कोई आ सकता था ना बी। ठीक है, सी प्लस 8, सी फिक्स था क्या? सी तो 12 फिक्स हो गया था। ठीक है, सी तो आ गया था 12 और 8 20। ठीक है, ये तो 20 फिक्स हो गया था। ये है 87, ये है 412, ये है 2185, ये है और ये है। द गिवन बिलो देर आर टू रॉन्ग नंबर सीरीज एंड बोथ सीरीज फॉलो डिफरेंट पैटर्न, और दोनों सीरीज डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो अपने को वहां पे बताना है क्या क्या वैल्यू पूछी गई है, क्या बताना, देखो यहाँ पे, इफ द रॉन्ग टर्म इन सीरीज 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25 देन फाइंड द रिजल्टेंट वैल्यू। अपने को बतानी, जो रॉन्ग टर्म है इन सीरीज 1 के अंदर, उसको अगर घटाया जाता है किस में से, 25 में से, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है। चलिए, तो कुछ कनेक्शन दिख रहा है आपको इसमें, 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है के आसपास है, इंटू 4 किया हुआ है इसको, और प्लस में मैंने कितना जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया। 8 पंजे 40 इंटू 5 किया हुआ है। ठीक है, लेकिन 435 है, माइनस में कुछ है इसमें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया, नहीं इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको भी, इसको 5 से किया गया है, और इसको फिर 6 दूनी 12, 6 से किया गया है। ठीक है, 126 के आसपास, 7 से करूँगा तो बहुत लंबा चला, 14 के आसपास चला जाएगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको किया गया 5 जो कि 20, 5 से इसको किया गया 4 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब इसको 20 इंटू 3 60 प्लस का 27 किया है इसने। देखो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ आगे ना, तो क्या है थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। 20 87 412 21 85, 20 87 412 21 85, और क्या था अपने पास में, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है, 13 326। ठीक है, और पीछे कुछ भी और भी है तो उनके बारे में बात करेंगे। ये कुछ 6 दूनी 12, 6 से 7 दूनी 14 तो बहुत लंबा चला जाएगा, 6 दूनी 12, कुछ 6 दूनी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में कुछ आएगा 5 चौके 20, मतलब जो मेरा आइडिया वो 5 से मल्टीप्लाई का है। इसको भी 5 से किया गया, इसको 4 से किया गया, 4 5 5, इसको देखता हूँ मैं 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 3 आ जाएगा, 48 51 5 आ जाएगा, 11 1 आ जाएगा, 13 110 आ रहा है। ठीक है, जब 13110 आ रहा है 6 से मल्टीप्लाई करने पे, तो पीछे कितना बच गया, प्लस में कितना जोड़ू, 216 आ जाएगा। ठीक है भैया, 216 मतलब क्या होता है, 216 आ रहा है इंटू 6 प्लस का 216 आ रहा है, 216 में कुछ कुछ कनेक्शन लग रहा है मुझे, 6 के क्यूब का ऐसा कुछ कुछ कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है ना, आपको लगा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 8 चौके 32 8 पंजे 40 5 से कुछ किया गया है, यहाँ पे भी कुछ 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो एक बार बड़े वाले को चेक कर लो, मतलब सभी को चेक कर लो एक बार। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 12 पंजे 60 और 5 चौके 20, 20 60 आएगा। ठीक है, पीछे कितना बचेगा, 125 बचेगा। क्या बात है, बस यही चाहिए था, 125। और चाहिए क्या था अपने को, और चाहिए ही क्या था। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 का क्यूब ऐड कर दिया,
6 से मल्टीप्लाई किया और 6 का क्यूब ऐड कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 320, 28 348 और 52 और 12 64 ऐड कर देंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और 64 इसमें ऐड कर दिया, समझ रहे हो। और वही सेम चीज इसकी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 27 ऐड कर दिया। यहाँ एक नंबर आएगा, क्योंकि देखो 20 से पहले कितने नंबर आ रहे हैं, 20 क्या था, C प्लस का 8 था। इससे पहले कितने नंबर आ रहे हैं, देखो B प्लस 5 आ रहा है और A आ रहा है। यहाँ से अपन को A और B कन्फर्म पता लग जाएगा, ठीक है। एक आ रहा है अपने पास में B प्लस का 5 और एक आ रहा है अपने पास में यहाँ पे A, ठीक है। दोनों को चेक कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे 20 है और इसमें मैं 8 ऐड करूंगा, तो मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा आएगा, ठीक है। भाई ये तो सही है, ये तो सारी क्या सही है, ये भी 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 सही, सब सही है, क्योंकि सब में चीजें फॉलो हो रही है। गलत भी जो आएगा ना वो इन दोनों में से कोई आएगा, वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो दोनों कंडीशन, यहाँ पे ए और बी का मान फिक्स करेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू एक तो आ रखी है 1 और एक अपने पास में बी की वैल्यू आ रखी है 2 और फिर ए कितना आया था, मतलब वो कंडीशन बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं 6 रखूँ इस पूरे की जगह पे, तो 6 इंटू 2 करना पड़ेगा 12 और प्लस में 2 का क्यूब मतलब 8 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 20 निकलेगा अपने पास में। तो मतलब b प्लस 5 की जगह क्या आना चाहिए अपने पास में, 6 आना चाहिए। b प्लस 5 की जगह क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें कितना जोड़ूंगा, मैं 1 जोड़ूंगा, तो यहाँ पे a की जगह आना चाहिए फिर 5। देखो भैया 5 है, 6 है, 20 है, 87 है, 412 है, डैश डैश आगे जो भी है 2, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 का क्यूब ऐड कर दिया। इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 का क्यूब ऐड कर दिया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 का क्यूब ऐड कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 का क्यूब ऐड कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 12 बन गया और 2 का क्यूब ऐड कर दिया मतलब 20 बन गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 का क्यूब ऐड कर दूंगा, तब यहाँ पे 5 आना चाहिए। फिर गलत क्या होगा, फिर गलत को हम चेक कैसे करेंगे, मतलब एक कुछ ना कुछ तो गलत होना चाहिए। इनमें से तो कोई गलत है नहीं, b प्लस का 8, इनमें से तो कोई गलत है नहीं। ये भी सही है, 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 क्योंकि यहाँ पे 20 आया था, ये भी सही है। अब इन दोनों में से कोई गलत आएगा। एक है a और एक है b प्लस का 5, ये है a और ये है b प्लस का 5, ठीक है। अब देखते हैं हम a की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो a की वैल्यू आ सकती थी, कहाँ गया, 5 आ सकती है और 8 आ सकती है। a की वैल्यू यहाँ पे 5 आ सकती है, तो 8 तो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूंगा तो फिर 9 आएगा। 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 का क्यूब ऐड करना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे देखो 8 लेता हूँ, देखो a की जगह 8 लेना तो पॉसिबल नहीं है। बोला क्यों नहीं है सर, बोला इसलिए नहीं क्योंकि अगर मैं 8 लेता हूँ a की जगह है, ठीक है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1 का क्यूब ऐड करता हूँ तो 9 आना चाहिए। फिर इसकी जगह b प्लस 5 की जगह 9 आना चाहिए। और फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 18 और 2 का क्यूब मतलब 8 इसमें ऐड करता हूँ तो 26 आना चाहिए फिर यहाँ, लेकिन ये तो सही है। तो मतलब a की जगह मुझे 5 ही लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैं a की जगह 5 लिया था तो फिर मुझे b कितना मिला था, बी वाई कुछ था ना अपने पास में। a की जगह मैंने 5 लिया तो इसमें मुझे a की जगह मैंने 5 लिया था ना, तो b मेरे पास क्या था, 2 था। इस सीक्वेंस में b मेरे पास कितना था, 2 था, है ना। तब यहाँ पे देखो इस सीक्वेंस में जब मैंने यहाँ पे 20 लिया था, ये 20 तो ऑलरेडी था, और y की जगह मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 2 लिया था, नहीं y की जगह 10 लिया था। y की जगह 10 लिया तो 10/20 मतलब 1/2 तभी तो आया था ना। और b कितना लिया था, यहाँ पे 2 लिया था। मतलब जब इस सीक्वेंस की बात करो, जब a इज इक्वल टू मेरे पास में 5 आता है ना बच्चे, प्यारे बच्चों, जब मेरे पास में a इज इक्वल टू 5 आता है तो उस कंडीशन में एक a इज इक्वल टू जब मैं 5 लेता हूँ उस कंडीशन में मेरे पास b की वैल्यू 2 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 प्लस का 5 तो 7 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, अच्छा आ रहा है। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो क्या है, गलत है। ये पार्ट क्या गलत है, इसकी जगह एक्चुअल क्या आना चाहिए था, इसकी जगह 6 नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह एक्चुअल में क्या आना था, 7 आना चाहिए था। मतलब अगर मैं देखूं तो 7 भी 6 तो एक्चुअल में आना चाहिए था, सही 6 है, लेकिन आएगा क्या इसकी जगह पे, 7 आएगा। आएगा क्या इसकी जगह पे, 7 आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5 7 20
87 ऐसे बनेगी। ये है गलत पद, ये है गलत, क्योंकि 5 में 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूंगा तो 6 आना चाहिए। लेकिन जब हम a 5 ढूंढते हैं तो b इसकी जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो b जब 2 रखूंगा इसकी जगह पे तो b + 5 है। देखो यहाँ पे कितना है, b + 5 है तो 7 बनेगा। ये 5 7 बनेगा, 7 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल है यहाँ पे। तो मतलब रॉन्ग टर्म ये हो जाएगी। पूछा क्या था अपने को, इक्वेशन में कुछ पूछा था क्या? फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म कितनी थी, 7 थी, ऑफ सीरीज सेकंड एंड करेक्टेड टर्म ऑफ सीरीज 1। अच्छा, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1 एंड द करेक्ट टर्म, जो करेक्ट टर्म है, करेक्ट टर्म कितनी है, 6 है। रॉन्ग टर्म तो कितनी है, 7 है, और करेक्ट टर्म कितनी है, 6। तो करेक्ट टर्म सीरीज 1 कितनी आ गई, 6 आ गई। रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज सेकंड निकालनी है, देख लेते हैं, सीरीज सेकंड में देख लेते हैं। b + 4, b कितना है, 2 है। अभी पता नहीं है ना b का, लेकिन c के बारे में तो फिक्स है, c 12 है। 12 और 20 बन जाएगा, 36 है। a के बारे में कुछ पता नहीं है, 79 है। और 111 है, 152 है। कुछ निकल रहा है यहाँ से, 41 निकल रहा है कुछ। यहाँ पे क्या निकल रहा है, 21 और 11 32 निकल रहा है। यहाँ पे कुछ पता नहीं, यहाँ पे है 16, इसका भी कुछ आइडिया नहीं, इसका भी कुछ आइडिया नहीं। यहाँ पे आएगा b + का 4, b अगर 2 लेता हूँ तो 2 6 बनेगा। 41, हाँ से 41 मैंने ऐड कर लिया ना, तभी 152 बन गया वो। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, 16 इसमें ऐड हो रहा है, 32 इसमें ऐड हो रहा है, फिर ये 41 ऐड क्यों हो रहा है? हो सकता है ये गलत टर्म हो, क्या पता। अगर मैं एक्चुअल टर्म रख के देखूँ इसकी जगह पे, b अगर मैं 2 रख के देखता हूँ, क्योंकि b फिक्स हो गया ना अपने पास में कि b 2 ही आएगा, 6 बनेगा। ठीक है, b 4 मतलब 2 4 6 बन जाएगा, और c + 8 मतलब कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। मैं इसको ऐसे पोर्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। a कितना था अपने पास में, a आया था 5, तो 50 और 5 55 बन जाएगा। ये बन जाएगा 79, 111 और 152 बन जाएगा। ऐसे बन रही है चीज़। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में 20। एक मिनट रुक जाओ, आप आराम से मैं बताता हूँ। अब गैप निकाल देता हूँ एक बार, है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो निकालने में। नहीं, ऊपर लिखता हूँ उसको, 20 है ये और ये 6। अब गैप निकालता हूँ, देखो ये है 14, ये है 16, ये है 19। यहाँ पे निकालना है गैप, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, नहीं 21 कैसे आएगा भैया, 24 आएगा ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 32 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 41 आएगा। कुछ दिख रहा है, 14 है, 16 है, 19 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 2 3, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है 2, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है 3, 4, यहाँ पे 9 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 32 41, 144 41 क्या होता है, अच्छा 25 और 16 होता है 41। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों इसमें, 14 16 19 24 32 और 41 में थोड़ा दिमाग लगाओ। 24 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 5 2 3 2 है, 3 है, 5 है। देखो यहाँ पे ना 2 आ रहा है, देखो गैप, यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, मतलब ये गलत है, ये गलत है अपने पास में, ये 1 1 1 गलत है। जस्ट देखो, जब सीरीज को हम सही गलत करने की बात करते हैं, 2 3 5, तो यहाँ पे फिर 7 आना चाहिए, या फिर अगर प्राइम नंबर भी चलता है तो 2 3 5
7 आएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे 7 आएगा तो ये अगला वाला टर्म इफेक्ट होगा। जब अगला टर्म इफेक्ट होगा तो 111 इफेक्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो रॉन्ग टर्म निकल के आएगी वो 111 निकल के आएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यही लग सकता है, और तो मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा। प्राइम नंबर का है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होगा। 7 जब गलत है तो 32 इफेक्ट होगा, और जब 32 इफेक्ट होगा तो 111 इफेक्ट होगा। तो 111 आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग टर्म हो जाएगा। फिर भी अगर मुझे तो यही लग रहा है यार, काफी होच पोच भी हो गया ना थोड़ा सा। तो अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज सेकंड, रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज सेकंड कितनी थी, 111 थी, और करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज वन, करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज कितनी थी, 6 थी। तो कितना आएगा अपने पास में, 105 निकल के आएगा। तो 105 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यही आंसर हो सकता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। आंसर देखो सारे इसके आसपास आ रहे हैं, 111 के आसपास आ रहे हैं, 105, 28, 120, ठीक है। तो इसमें से कोई और अगर गलत होगी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए, कहाँ गया, इसमें से कोई और गलत हो भी नहीं सकती, 152 के आसपास नहीं हो सकता कोई भी, इनमें से कोई रॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकती, यही होगी। क्यों होगी, क्योंकि 111 में से 6 घटाना पड़ेगा भाई, 6 घटाना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट टर्म तो सीरीज वन की 6 ही है ना। तो अगर इसकी जगह पे कुछ और लेता हूँ, मान लीजिए 152 लेता हूँ, 152 में से 6 घटाऊंगा तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है ऐसा, 152 में से मतलब 106 नहीं आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। 79 में से 6 घटाऊंगा, 73 2 डिजिट का, तो कोई ऑप्शन में नहीं है अपने पास में, कहाँ है बताओ, ठीक है। तो एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही हाई क्वालिटी का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा लॉजिक, ठीक है। चलो दोस्तों, इसमें काफ़ी टाइम भी लग गया सवाल में ना, क्योंकि काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, इसलिए टाइम लग गया। और गुड थिंग टेक्स टाइम, ये बात हमेशा याद रखना। चलो ये देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क में कुछ और दूंगा आपको। इसको पढ़ो, थोड़े से आराम से पढ़ो। द एरिया ऑफ सर्किल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1, अच्छा ये 1 है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ए भी कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे, इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ आर ऑफ द सर्किल, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, एंड बी इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है भैया। मुझे एक सर्किल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ये वाला, और एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा इस टाइप से कुछ। जो एरिया है इसका वो कितना है, 116 है, 616 है, और जब 616 एरिया होता है तो आर कितनी आती है, निकल 14 निकल के आती है। हमेशा याद रखना, जब आर 7 होती है तो इसका पेरीमीटर होता है 44 और एरिया होता है 154। जब आर दुगनी होती है तो पेरीमीटर भी दुगना होता है, लेकिन एरिया होता है 4 गुना, ठीक है। जब आर 21 करता हूं तो पेरीमीटर 3 गुना हो जाता है, लेकिन ये हो जाता है 9 गुना। 36 का 3 हो जाएगा, 135, क्योंकि स्क्वायर जब होता है, जब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर में बढ़ता है। ये अगर लीनियर इक्विटी है तो लीनियर क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ेगी, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, जितना मान लीजिए इसको 4 गुना बढ़ाया तो 16 गुना एरिया बढ़ जाएगा इसका, एरिया 16 गुना बढ़ जाता है इसका, हमेशा याद रखना ये बात, समझ में आई बात। तो जब R16 है तो इसका सरकमफ्रेंस देखो, R14 है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। परिमाप कितना हो जाएगा, अभी बताया ना मैंने, 2 पाई आर से निकाल लो, एक ही बात है, 2 पाई आर से निकाल लो। अरे भैया पाई आर स्क्वायर जब 1616 है तो आर कितनी आएगी अपने पास में, 14 आएगी, और जब आर 14 आती है तो पेरीमीटर कितना होता है इसका, इसका पेरीमीटर निकल के आएगा अपने पास में 88। लेकिन आपसे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डैश है, मतलब मान लीजिए इसको मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है, ये वाली इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ आर, ये जो है ना वो ट्वाइस है रेडियस ऑफ आर से, रेडियस आर कितनी है 14, तो इसका ये कितना जाएगा 28 आ जाएगा, मतलब ये कितनी है 28, मतलब जो ये 1 वाली क्वांटिटी है वो कितनी है अपने पास में 28, अब जो भी है नाम अपने को नहीं पता इसके बारे में। एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का है इसका वो 10 मीटर ज्यादा है, किससे, इससे, मतलब जो पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है इसकी। तो जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना बनेगा, तो 98 बनेगा। तो जब 98 बनेगा, आपको पता है ये जब 28 है दोस्तों,
ये जब 28 है तो ये भी कितनी है, 28 है, 56, और पूरा पेरीमीटर कितना है 98, तो 98 में जब 56 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। इसका मतलब जो ब्रेथ है वो 21 आएगी यहाँ वाली, और ये भी कितनी आएगी, 21 आएगी। समझ पाया बात को, समझ पाया बात को। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द सर्कमफरेंस ऑफ रेक्टेंगल, बी इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी अपने पास में, बोले सर 21 निकल के आ गई। ठीक है, ये दो चीजें हैं गिवन। पूछा है इफ द बिगर रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आर 14 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, जो बड़ा वाला रूट है इक्वेशन फर्स्ट का वो कितना है, 14 है, एंड इक्वेशन सेकंड का कितना है, 7। इफ बोथ द गिवन इक्वेशंस हैव वन कॉमन रूट, अगर बोथ जो इक्वेशन का कॉमन रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। जो बिगर रूट है इसका और सेकंड का वो कितना है, 14 और 7 है, मतलब दोनों में से एक एक रूट तो कितना है, 14 है, और इसका रूट कितना है, 7, और जो दूसरा रूट निकल जाएगा वो दोनों में क्या है, कॉमन है, मान लेता हूँ। ठीक है, इफ बोथ द गिवन इक्वेशंस हैव वन कॉमन रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2az। अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2az, यहाँ से ए और जेड की वैल्यू निकलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो आपसे क्या बोला, ये चीज़ तो समझ में आ गई हुई पूरी, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे को लगता है। ये एरिया वेरिया निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें याद रखना जरूरी है, जो मैंने अभी बताया ना उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको याद रखना जरूरी है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो इस इक्वेशन का एक रूट कितना है, 14 है, कितना है, 14 है, और इस इक्वेशन का एक रूट कितना है, बोलोगे सर 7 है। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ, तो ए एक्स स्क्वायर और x कितना है आपको पता है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r प्लस का ये i है, i मतलब ये वाला i, ठीक है, ये वाला, तो वो हो जाएगा 196, और माइनस का 42 इंटू आ जाएगा 14, क्योंकि इसका एक रूट कितना है, 14 है। ऐसे कर सकते हैं क्या, बट्टे में ये आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वेरिएबल बहुत ज़्यादा आएंगे अपने पास, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, तो इंडिविजुअल निकालना ही पड़ेगा। प्लस में है r प्लस का ये c बट्टे ये हो सकता है, लेकिन दूसरा रूट अपने पास में है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसमें भी z और b आ गया तो ये भी अलग हो जाएगा, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ये देखो r है, r कितनी थी अपने पास में, तो बोलोगे सर r थी 14, 14 प्लस का i कितना था 28, तो बन जाएगा 42, ये कितना बन जाएगा 42, इज इक्वल में कितना बन जाएगा 0। ठीक है, तो a इंटू 196 माइनस का क्या बनेगा अपने पास में, तो माइनस का बनेगा दोस्तों 42 को 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 28 8 2 56 58, प्लस में आ जाएगा 42, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 6 बनेगा, 4 बनेगा और 5 बनेगा, 546। ठीक है, 19 चौक 57, 28 8 2 बन जाएगा, 56 58 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 42, तो आर है अपनी 14, आई है अपना 28, तो 42 बनेगा। यहाँ से घटाऊंगा अगर 8 में से 2 6 जाएगा, और 58 में से जब 4 जाएगा 54 बचेगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 546 बट्टे आ जाएगी 196। ठीक है, 27, अगर मैं इसको देखो 3 से काटता हूँ तो क्या बनेगा, 18 थी 54, 2 182 बनेगा। ठीक है, और 3 से काटूंगा 8 दूनी 6 18, नहीं 3 से नहीं कटेगा ना, फिर ये बट्टे वाला नहीं कटेगा 3 से, है ना। 2 से काटते हो एक बार 27, और 3 आ जाएगा 273, और बट्टे में आ जाएगा 98। 7 से कटेगा 7 दूनी 7 21, 7 21 आ जाएगा 963, 7 से कटेगा 1498, तो 39 बट्टे 14 अपने पास आ जाएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 बट्टे 14। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, 39 बट्टे 14 आ जाएगी, सिंपल बात है। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर और इसका निकालना था। अब अपने को देखो ये एक्चुअल में है क्या, ए स्क्वायर, ध्यान से समझो इसको, ए स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2 ये है क्या, ए माइनस का जेड का स्क्वायर ही तो है, तो ए तो निकाल लिया, जेड और निकालना, जेड इससे निकल जाएगा, देखते हैं। जेड अपने ऐसे नहीं, ये इक्वेशन क्या है, जेड स्क्वायर माइनस का 35 वाई प्लस का बी प्लस का आर, इक्वेशन क्या है, जेड वाई स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो इक्वेशन को, गिव मी फुल पेज जहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपके सामने।
देखो क्या इक्वेशन है, ये है ZY² माइनस का 35Y, ZY² माइनस का 35Y प्लस में आ जाएगा अपने पास में B प्लस का R। क्या बन जाएगा, B प्लस का R इज इक्वल में है 0। यहाँ से एक जो रूट है इसका वो कितना था, 7 था। तो भैया जो इक्वेशन है वो Y² की फॉर्म में है, Y की फॉर्म में है, ठीक है, रखते हैं वैल्यू रखते हैं। तो Z देखो, इसको सोल्व करता हूँ, Z आ जाएगा Y² मतलब 49 माइनस का 35 इंटू 7 और प्लस में आ जाएगा B प्लस R। B कितना निकल के आया था, तो बोलोगे सर B निकल के आया था, कहाँ निकल गया B, 21 निकल के आया था B निकला था 21 और R थी अपने पास में 14, तो 35 बन जाएगा, इज इक्वल में कितना 0, इसको मैं 35 बना दूँ। 49Z माइनस का 7 से मल्टीप्लाई, 7 में से 35, 3 21 और 3 24 प्लस में आ जाएगा 35। तो यहाँ से क्या बनेगा, तो बोलोगे सर यहाँ से बन जाएगा 210। तो 49Z इज इक्वल टू हो जाएगा 210। अब Z की वैल्यू निकालनी है, 210 बटे 49 कर दूंगा, 7 से जाएगा 7 30 बार, 7 से जाएगा अपने पास में 7 बार, तो Z की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 30 बटे 7 निकल के आ गई। समझ में आई बंधु, Z की वैल्यू आ गई 30 बटे 7। तो A की आई 39 बटे 14, A की क्या निकल के आई 39 बटे 14। अपने को वैल्यू निकालनी है A² प्लस का Z² माइनस का 2AZ। ये एक्चुअल में होता है क्या, ये होता है A माइनस का Z का स्क्वायर। तो A की वैल्यू क्या निकल के आई, A की वैल्यू 39 बाई 14 और माइनस में मुझे घटाना है Z कितना है 30/7, तो घटा देंगे, एलसीएम ले लो चाहे वैसे कर लो, एक ही बात है, इसका स्क्वायर करना है 14, इसको मैं 14 बना दूं, इसको 14 बना दूं, ये ऊपर वाला हो जाएगा 60। तो 60 में से जब 39 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 21 बटे 14, तो आ जाएगा 3 बटे 2, इसका स्क्वायर कर दूंगा 9 बटे 4, क्या आ जाएगा 9 बटे 4। तो ये अपने से पूछा था और यही अपन का आंसर निकल के आ गया 9/4। बहुत ही गजब का और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का सवाल था। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है एग्जाम्स को, मेरा कोई मोटिव नहीं था दोस्तों, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ और बहुत सच बता रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं था। मैं ऑलरेडी 2022 में 2023 में मैं सेलेक्ट हो चुका था, ठीक है, 17 जुलाई को, उससे पहले ही, लेकिन 17 जुलाई को मेरा ज्वाइनिंग था। 2023 के बाद के एग्जाम्स मैंने दिए, 24 के एग्जाम्स दिए, 25 के एग्जाम्स दिए, ठीक है, और पूरा ट्रेंड इतने करीब से समझा, सारे क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करे, सब चीज़ों को बारी बारी देखा, बहुत बार देखा, ट्रेंड समझा। प्रीवियस ईयर ये मेरे पास थे नहीं, वीडियोस देखे, इधर उधर से देखे, कहीं ना कहीं से देख के सब चीज़ों को बहुत आसानी से समझा और लेवल डिसाइड किया कि हाँ इसका लेवल जो होता है वो इस लेवल से ज़्यादा नहीं पूछ सकता। तो ये सच में है, ये एक अटमोस्ट लेवल है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड लेवल है जहाँ पे मैंने टफ क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। लाइट क्यों चली गई यार, अब लाइट चली जाती तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलो इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो थैंक गॉड जल्दी आ गई। पढ़ो इसको, थोड़ा लगाओ दिमाग, लगाओ अपने अस्त्र शस्त्र और फिर फाइंड करते हैं आंसर, देखते हैं क्या कुछ बोला है, क्या कुछ पूछा है इसने, सब कुछ निकालते हैं आराम से। चलो, द क्वेश्चन कंसिस्ट टू स्टेटमेंट, ठीक है, दिया है दो स्टेटमेंट, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट, चूज द करेक्ट। तो इसको अगर मैं देखता हूं तो क्यू की पावर n और इसकी पावर 1, देखो इसने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो इसने ये दिया रूट में है यहाँ पे n, ये है क्यू की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू 5 लेके देखता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे 5 आएगा और क्यू की पावर आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है, जब जो बाहर वाला रूट है ना, इसका मतलब क्या है, क्यू की पावर 5 तो पावर है ही, इसका मतलब होता है 1/5। तो जो बाहर अगर यहाँ पे n है वो n इस n से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, मतलब ये 1/5 इस 5 से कैंसिल आउट होगी, खाली क्या बच जाएगा, क्यों ही बच जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्यों है अल्टीमेटली, ये अल्टीमेटली है क्या, क्यों ही है, इनटू है p प्लस का 1
इंटू है p प्लस का 1 इज इक्वल में अपने पास में 27 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। p इज द लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, जहाँ पे p क्या है अपने पास में लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर और सिंगल प्राइम नंबर जो कि कितना होता है 2 ही होता है, तो 3 आ जाएगा। 3/27 मतलब q की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 9 आ जाएगी। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और इक्वेशन सेकंड है q प्लस m माइनस का n का स्क्वायर 64, तो q कितना है 9 है, तो मैं बोल सकता हूँ 9 प्लस का m माइनस का n का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है। ये दूसरी इक्वेशन है, मतलब दो चीजें अपने को मिल चुकी है। अब अपने को पूछा है फाइंड द सम ऑफ q प्लस m प्लस n। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है q प्लस m प्लस n, ये अपने को फाइंड करना है। ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से स्टेटमेंट हम मिला के आंसर निकाल सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ q प्लस m प्लस n इफ x माइनस का 1 और x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। ये भाई जब ये फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू एक बार तो मैं क्या लूंगा, माइनस का 1 लूंगा। तो जब x की वैल्यू -1 रखूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो भाई यहाँ से x माइनस 1 एक फैक्टर है और x प्लस का 1 दूसरा फैक्टर है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल में होता है हमेशा 0। तो x माइनस का 1 जब 0 के इक्वल में है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी, पॉजिटिव 1, प्लस का 1 आ जाएगी। और जब प्लस का 1 मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो क्या बनेगा, देखो m प्लस यहाँ से n माइनस का यहाँ से 2 और माइनस का यहाँ से 3, तो m प्लस का n इज इक्वल में क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी अपने पास में। कोई दिक्कत तो मुझे बताओ, कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत हो तो मुझे बताओ, बनेगी। और दूसरी बात, अगर मैं x इज इक्वल टू -1 लेता हूँ तो क्या बनेगा, -1 का क्यूब क्या बन जाएगा, माइनस का m प्लस का x की देखो -1 लिया तो इसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव n आ जाएगा, और माइनस का भी, माइनस का x तो है ही, माइनस का 1 है ही, और माइनस का ये बन जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 3। यहाँ से बनेगा अपने पास में माइनस का 1 और उधर जाके बन जाएगा प्लस का 1। तो m माइनस का m आएगा और प्लस का n आएगा इस साइड में ना, इज इक्वल में जब उधर जाके ये एक जब जीरो बनेगा, एक जीरो के जब उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों इक्वेशन से m और n की वैल्यू तो निकल जाएगी, m से m कट जाएगा तो n, 2n की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो फिक्स हो गया। और q की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में 9 थी, तो अगर मैं फर्स्ट अकेले से भी बात करूँ ना तो निकाल सकता हूँ मैं आंसर। अलोन फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। और ये भी तो दिक्कत थी नॉर्मली यार, q की वैल्यू तो अपने पास में 9 है ऑलरेडी, यहाँ से n निकल जाएगा, और क्यों 9 है तो यहाँ से m निकल जाएगा, तो इससे m निकल जाएगा, इससे n निकल जाएगा, क्यों अपने पास में है ही ऑलरेडी, तो इससे भी निकाल सकते हैं m और o का सम, तो इधर निकलेगा इससे तो। ठीक है, कहाँ पे है डेटा, इधर डेटा इधर इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो मतलब ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी हम क्या ना समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि एक्चुअली पूछा क्या है, आंसर निकालना है क्या निकालना है, ऊपर जो दिया वो तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ज़रूरत पड़ी है ना, क्यों निकालने में ज़रूरत पड़ी उसकी, देखो कहानी क्यों निकालने में ज़रूरत पड़ी है ना, है कि नहीं, ज़रूरत तो पड़ी है। यही तो था क्वेश्चन। ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का नंबर सीरीज है, बहुत उम्दा क्वालिटी का, थोड़ा इसको समझो। यार चम्मच पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे को थोड़ा सा शहद खाना था। आई एम नॉट गेटिंग माई चम्मच, कहाँ चला गया चम्मच, यही तो रखा था मैंने, शैम्पू की शक्ल की, आपको दिखा के नहीं खाऊंगा। मैंने यार पेन से खाया यार, पेन का जो पीछे वाला होता है ना उसको डुबो के, क्या करूँ बता, किसी को आवाज़ भी नहीं लगा सकते, सुनेगा कौन यहाँ पे, हम ही हैं सब कुछ। Information about the three values have been given है, you have to calculate the values of all three quantities
एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। इनका हमें आंसर करना है। चलो इसको करते हैं। पहली है 2 3 4 15 56। ओके, आराम से पढ़ेंगे। देखो 2 है, 3 है, 4 है, 15 है और 56 है, फिर है अपने पास में x। क्या नजर आ रहा है? एक गुणा, एक गुणा, बहुत ज़्यादा चला गया। यहाँ पे एक का गैप है, यहाँ पे फिर से एक का गैप है और यहाँ पे है 11 का गैप। यहाँ पे बहुत बड़ा है, इसका मतलब गैप से तो होगा नहीं। मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का कुछ ना कुछ खेल लग रहा है मेरे को। एक गुणा प्लस एक, क्या है बताओ? क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अचानक से एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है, दो लगातार एक एक का गैप आ रहा है, तो पॉसिबल होता है फिर, मतलब स्क्वायर भी तो हो सकता है ना, स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है। यहाँ पे 11, तो फिर 11 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। 41 आएगा यहाँ पे, 41 किसका स्क्वायर होता है? इंटू अगर वन वन करता हूँ, प्लस में वन करता हूँ, ध्यान से समझना। इंटू वन प्लस का वन, इंटू टू करता हूँ 6 और माइनस का 2, इंटू टू मतलब 6 और 6 माइनस का 2 मतलब 4 हो जाएगा। इंटू थ्री करता हूँ, समझना 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 समझना, इंटू थ्री करता हूँ 12 और प्लस का 3 15। इंटू फोर करता हूँ 15 चौके 60 माइनस का 4 56। इंटू फाइव करता हूँ, माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस बनेगा। ठीक है, तो इंटू 5 करता हूँ, क्या मिलेगा? 280 और 280 प्लस का 5 कितना हो जाएगा? 285। तो वैल्यू ऑफ x व्हाट वी गॉट इज 285। ये तो आ गई x की वैल्यू। बहुत मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। प्लस माइनस थोड़ा सा क्या है, कम ही पूछा जाता है, पर जब भी पूछा जाता है तो हिला के रख देता है वो। अरे माइनस में हो गया अचानक से। एक गुना माइनस का एक है, 5 है, 9 है, फिर 55 है। बहुत ज़्यादा चला जाएगा ना। अगर मैं इसको, देखो इसको तो कर लिया अपन ने सॉल्व, दूसरे में दिमाग लगाते। दूसरा क्या है? 3 2 7 16 71 और y। दिमाग लगाओ भैया इसमें। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखना ध्यान से। मेरे को समझ में आ गया। इंटू वन करता हूँ, माइनस का वन करता हूँ, ठीक है। इंटू टू करता हूँ, 4 प्लस का 3 आ जाएगा। इंटू वन किया, माइनस का 1, इंटू टू किया, प्लस का 3, इंटू थ्री किया। देखो इंटू थ्री किया, ध्यान से समझना। इंटू थ्री के साथ 21, 21 माइनस का 5। पहले मैंने माइनस का 1 किया, माइनस का 1, फिर प्लस का 3 किया, फिर माइनस का 5 किया। 1 3 5 7, ऐसा कुछ सीरीज लग रही है ना अपने को ऑड की। इसको करूंगा मैं 4 से मल्टीप्लाई, 16 चौके 64 और प्लस में आ जाएगा 7। 64 और 7 71 होता है, तो प्लस में कर लिया मैंने 7। तो यहाँ पे आना चाहिए इंटू 5 और माइनस का 9। क्योंकि ये माइनस का 1 किया था, इसलिए ये एक ऑड नंबर की सीरीज है। मतलब हम ऑड नंबर प्लस और माइनस कर रहे हैं, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे एक नहीं आता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ये एक्चुअल में प्राइम नंबर की सीरीज है कि ये ऑड नंबर की सीरीज है। लेकिन जैसे ये एक आया, पूरा क्लियर कर दिया कि ये एक ऑड नंबर की सीरीज है। तो इंटू 5 करूंगा 5 35 और माइनस में आ जाएगा 9, तो बोलूँगा मैं 3 4 6 346 आ जाएगा अपने पास में इसका 346। तो डेफिनेट सी बात है, क्वांटिटी सेकंड तो बड़ी होगी इससे, तो क्वांटिटी सेकंड बड़ी है मतलब y बड़ा है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब z पे डिपेंड करता है, z पे डिपेंड करता है। चलिए भैया 14 16 28 64 144 यहाँ देख लेते हैं। 14 है, 16 है, 28 है, 64 है, 44 है, और क्या रह गया था? z है, ठीक है। इसमें दिमाग लगाओ, ये सबसे ज़्यादा हाई लॉजिक की, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लॉजिक की है नंबर सीरीज है।
और मैं इसको पर्सनली याद रखता हूँ क्योंकि ये लॉजिक कभी कभार मेरे को देखने को मिला है मॉक्स में एंड ऑल, एग्ज़ाम में भी, तो मैंने इसको याद रखा है। और जब भी मुझे सीक्वेंस दिखती है मैं हमेशा एक ही लॉजिक लगाता हूँ और वो परफेक्ट होता है। और मैं चाहूँगा कि आपसे आज से आप भी इसको याद रखें क्योंकि इम्पॉर्टेंट लॉजिक है ना। लॉजिक शुड बी रिमेंबर्ड। चलो गैप किसका है? बोला सर 2 का गैप है। बोला कितने का गैप है? बोला 12 का गैप है। ठीक है। बोला कितने का गैप है? 6 और 36 का गैप है। ठीक है। बोला कितने का गैप है? 0, 80 का गैप है। नहीं, हाँ 80 का गैप है। बोला कितने का गैप है? अब देखो ये क्या है, 2, 12, 2 है, 12 है, 36 है, 80 एक सीरीज है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसको नहीं पता वो लिख लीजिए, देख लीजिए, कैसा भी कर लीजिए। ये होता है 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का क्यूब। ये होता है 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का क्यूब। ये याद रखना है, वो 2, 12, 36, 80 याद रखना है। ठीक है। ये है 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का क्यूब, 27 और 36। ये है 4 का स्क्वायर प्लस का 4 का क्यूब। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो अगली जो आएगी यहाँ पे देखो, 2 है, 12 है, 36 है, 80, जो अगली आएगी वो कितनी आएगी? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब तो कर लिया, 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का क्यूब आएगी। तो 5 का क्यूब होता है 125 और 5 का स्क्वायर होता है अपने पास में 25। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 150 बनेगा। क्या बनेगा? 150। तो 2, 12, 36, 80 और 150 क्या होती है? अपने पास में एक सीरीज होती है जो अपने को याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 294 बनेगा। तो जो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 294 आ जाएगी। सिंपल बात है। ये रहा z और इसकी वैल्यू आएगी 294। ये क्वांटिटी सेकंड से छोटा ही है, तो हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी सेकंड जो है वो अल्टीमेटली सबसे बड़ी है। तो क्वांटिटी सेकंड ये बड़ी है इसमें, तो अपना बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का और बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मुझे इसका आंसर बताना नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर पक्का बताऊंगा। ठीक है जवानों, चलो कुछ और बेहतरीन सवालों पे चलते हैं। एंड दिस इज दी अगेन अ गुड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, और ये इसका आगे का पार्ट है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले लेकिन इससे हम ये करते हैं, इससे पहले हम ये करते हैं, फिर हम, अच्छा ये तो आ ही जाएगा, और फिर हम ये करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का। लेकिन इससे पहले हम ये करते हैं, पढ़ो इसको आराम से, तबीयत से पढ़ो, थोड़ा टाइम दो, समझो सवालों को, समझो चीज़ों को, और फिर मैं आपको बताता हूँ। सवाल बहुत सारे हो जाते हैं अपनी क्लास में ना, 12-13 सवाल हो जाते हैं, और 12-13-14 क्वेश्चन के आसपास अगर करते हैं तो डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस होती है मेंस की। ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी लगाते हो, वहाँ से भी प्रैक्टिस होती है। लेकिन एक दिन में अगर आप 25-30 क्वेश्चन, 25 के आसपास क्वेश्चन मेंस के लगा रहे हो तो बहुत है। आप मॉक टेस्ट से भी लगाते हो, आप क्लासेस से भी लगाते हो, तो डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है। इतना ही सफिशिएंट होता है। 25-30 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो बहुत ज़्यादा होता है मेंस के लिए स्पेशली। ठीक है। और कंटिन्यूसली चलते जाओ, ऐसा मत सोचो कि अभी नंबर नहीं आ रहे, अभी लॉजिक्स नहीं है। तो ठीक है यार, बहुत हम क्लासेस ऑलरेडी करी हुई है, बहुत आगे भी करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लो। धीरे धीरे लॉजिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लासेस से प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब मैंने इतनी क्लासेस ऑलरेडी आपको करवा दी, मेंस भरा पड़ा है पूरे चैनल पे, सबसे ज़्यादा मेंस ही है। जब इतना मेंस आप एक साथ करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ कहाँ लेवल जाएगा और कैसे सीखता है, और कैसे एक जो नॉर्मल इंसान होता है, एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, कैसे सिलेक्शन लेता है। लॉजिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होती है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम से, जितना रिलेवेंट होता है उतने टाइम से कंसिस्टेंट हो रखा होता है। वही तो होता है, बस वही चीज़ें हैं, वो हम मिस कर देते हैं। कभी हम 10 दिनों के लिए इधर उधर घूमने चले जाते हैं, तो फैमिली फंक्शन आ जाता है, 2 महीने पढ़ लिए, 10 दिन भी अगर गैप दे दिया पढ़ाई में, 1 साल की पढ़ाई, पूरा फ्लो टूट जाता है। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ें आपको लाइफ टाइम तक काम आती है। ये जो कंसिस्टेंसी होती है, जो आप 1 साल तक, 1.5 साल तक प्रिपरेशन के टाइम पे रखते हो,
ये आपको पूरी लाइफ टाइम काम आती है, हर एक फील्ड में काम आती है, हर एक फील्ड में। चलो देखते हैं क्या बोला। इन द गिवन सीरीज ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स है दैट आर गिवन इन द टर्म्स एक्स वाई जेड विच आर ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ पे एक्स वाई जेड भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ए बी सी डी का यूज करते हुए अपने को ये टर्म निकालनी है, ये टर्म निकालनी है। ठीक है, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। स्मॉल रूट लेना है इस इक्वेशन का 7 3 21, तो 7 और 3 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। व्हाट वी गॉट, एक्स इज 3, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ग्रेटर रूट लेना है, तो 266 का मतलब क्या होता है, 133 इंटू 2, 133 का मतलब होता है 19 इंटू 7, इंटू आ जाएगा 2, तो 7 दूनी 14 और 19 मतलब 14 और 19 कितना हो जाएगा 33, और 14 को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा 266 आ जाएगा। तो सिंपल बात है, तो ग्रेटर रूट इसमें से लेना, ग्रेटर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19, सिंपल है। ठीक है, x आ गया 3, y आ गया 19। z आ जाएगा x की वैल्यू 3 माइनस का 1, 9 3 27 माइनस का 1 26 आ जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, ईजी है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ये सब ए बी सी डी निकालने की कोशिश करता हूँ। तो x की वैल्यू क्या निकाली, तो बोलोगे सर 3 है, y की वैल्यू कितनी है 19 है, और z की वैल्यू कितनी है, तो सर 26 है। समझ में आई कि नहीं है? ए कितना आएगा, x 3 प्लस का 1 4 का स्क्वायर 16, 16 और 19 कितना बन जाएगा, y 19 है 35, तो ए आ जाएगा अपने पास में 35। x प्लस का 2 x कितना है 3, और 3 2 5 का स्क्वायर 25, और z कितना है 26 51, बी आ जाएगा 51। सी की बात करता हूँ, 9 81 और 2 83, तो सी आ जाएगा 83। x प्लस का 9 x कितना है अपने पास में 3 12, 144 और 3 146, तो डी आ जाएगा 140। सही किया है क्या, 9 और 3 12, 144 45 147 आ जाएगा। ये तो है मिसिंग टर्म, ये है ए 35, ये है 51, यहाँ पे आ जाएगा 83 और यहाँ पे आ जाएगा 147। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। ठीक है, अब निकालते हैं इनका गैप। 16 32 64, मतलब 64 है 32 है 16, तो इनका गैप 8 आएगा, और जब 35 में से 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा 27, तो अपने को पूछा था कि गैप कितना आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 27 आपका अल्टीमेट गैप निकल के आएगा। समझ में आई जवानों बात, समझ में आई आपको बात। चलिए भैया अगले उम्दा क्वालिटी के प्रश्न पे चलते हैं, ये करते हैं बाद में, लेकिन इससे पहले ये कौन से का क्वेश्चन था, तो समझ नहीं आ रहा ये। चलो ये नंबर सीरीज करते हैं, तो उसको देखो आप, नंबर सीरीज को देखो क्या बोल रही है। गिर गया नीचे यार। इफ यू आर कंफर्टेबल, चलो भैया ट्राई करते हैं निकालने। 102 है, 4 7 13 28 173, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ए है, बी है, 102 है, 104 है, 107 है, 113 है, 128 है, 173 है। कोशिश करते हैं निकालने की, क्या कुछ बोला है देखते हैं। वैल्यू ए बी निकालनी है, देन फाइंड द, जो क्वेश्चन नीचे आपसे पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। इफ ए न्यू सीरीज स्टार्टेड, if from B a new series start and the second term of the series is b plus का 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, ये सब अपने को निकालना है। लेकिन उसके पहले मुझे इसको देखना पड़ेगा। 2 का गैप है, 3 का गैप है, 6 का गैप है, यहाँ पे 15 का गैप है, यहाँ पे 13 में से 8 गया 5, 16 में से 12 गया 4, 45 का गैप है यहाँ पे। 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया और 3 से मल्टीप्लाई किया, इतना मुझे पता लग गया। तो एक इनका गैप आएगा और एक फिर इनका गैप आएगा, क्योंकि यहाँ पे है
ए और यहाँ पे है बी, समझ में आई बात? तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा फिर 0.5 से मल्टीप्लाई, है कि नहीं? तो जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 2 आएगा, और जब इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 2 आने चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 आएगा। 4 को ही जब 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब 2 आता है ना, यही तो होता है। फिर 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2, इसको 1.5 से करूंगा तो आएगा 3, इसको करूंगा 2 से तो आएगा 6, इसको करूंगा 2.5 से तो आएगा 15, इसको करूंगा 3 से तो आएगा 45। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऐड कर रहे हैं ना इसमें सब कुछ हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास में 100, और जब मैं 100 में से 2 ऐड करूंगा तो 102 बन जाएगा, सिंपल बात है। यहाँ पे अपने पास में आएगा 96, इसमें जब 4 ऐड करूंगा तब आएगा अपने पास में 100, ठीक है। इसमें 2 ऐड करूंगा तो 102 आएगा, इसमें वापस 2 ऐड करूंगा तो 104, फिर 107, फिर 113, फिर 128, फिर 173, ठीक है। तो दोस्तों ए की वैल्यू निकल के आ गई 96 और बी की वैल्यू निकल के आ गई 100। क्या किसी भी प्राणी को इसमें कोई दिक्कत है? हैं बताइए मुझे। फ्रॉम बी मतलब यहाँ से ए न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं, मतलब बी से न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं तो 100 आएगा फर्स्ट टर्म। द सेकेंड टर्म ऑफ ए सीरीज इज बी प्लस का 2 का स्क्वायर। बी कितना है 100 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 104 आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या आएगा, थर्ड टर्म ऑफ सीरीज बी प्लस का 3 का क्यूब, और बी कितना है 100, 3 का क्यूब मतलब 27, तो 127। चौथा क्या आएगा, इन फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज बी की मतलब बी प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा 4 की पावर 4 कितना होता है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, यहाँ पे थी तीसरी टर्म 3 की पावर 3, फोर्थ टर्म है 4 की पावर 4, ठीक है। तो b प्लस 4 की b प्लस 4 की पावर 4 मतलब कितना होता है 64, तो मतलब 164 आ जाएगा। फिर आता है b प्लस का 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 कितनी होती है बताओ मुझे? नहीं 4 की पावर 4 कितनी होती है, 4 की पावर 4 होती है 256, ठीक है। अब जब 3 की पावर 3 होता है 27, तो 127 बन जाएगा। 4 की पावर 4 जब मैं करूंगा तो 4 की पावर 4 कितनी होती है 256 होती है, तो यहाँ पे बनेगा 356, है कि नहीं? तो अभी अपने को पता है कि नेक्स्ट आएगा b प्लस 5 की पावर 5, तो b कितना है 100, तो 100 प्लस 5 की पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 5 कितनी होती है 25, 125, 125, 31, 25 प्लस का 100 मतलब 32, 25 आ जाएगा अपना आंसर। लेकिन ये पूछा तो ये हम आंसर टिक कर सकते हैं। समझ में आई जवानों बात? क्या आपको समझ में आई बात? क्या आपको इंटरेस्टिंग लगी चीज़ें? क्या आपको लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिलेवेंट हैं? क्या आपको मज़ा आया सवालों को सोल्व करने में? एक सवाल मैं आपको और होमवर्क देता हूँ जो कि है ये मैक्सिमम वैल्यू का। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या होता है। ये होता है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चलो करवा देते हैं यार, एक करवा देता हूँ, एक आप कर लेना। ये करवाता हूँ मैं खाली, ये मैं करवाता हूँ, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। ईच क्वेश्चन हैव बिलो contains a statement followed by the two statements are numbered as quantity 1 quantity 2, ठीक। अपने को बोला है कि a प्लस बी p प्लस क्यू प्लस आर कितनी है 15। मैक्सिमम वैल्यू पी क्यू आर अपने को बतानी है इफ पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर है। जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है ना पी क्यू आर की, जहाँ पे अपने को एवरेज दिया हुआ होता है, तो हमेशा याद रखना p प्लस क्यू प्लस आर बट्टे 3, क्योंकि 3 नंबर है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, ठीक है। वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं 1/3, या फिर आप इसको बोल सकते हो 3 पी क्यू आर के, ठीक है। ये जो वैल्यू निकल के आती है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होती है किसके, पी क्यू आर के 1/3 के। तो पी क्यू आर बटे अपने पास में कितना है 15 है, तो 15/3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर की पावर 1/3, और जब ये 1/3 में उधर भेजूंगा तो क्या बनेगा 125 पी क्यू आर। तो अपने को क्या निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो 125 के इक्वल भी हो सकती है और इससे कम भी होगी। देखो यहाँ पे निकल गया 125 ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू आर, तो जो पी क्यू आर की वैल्यू आएगी ना इससे छोटी आएगी और बराबर भी आ सकती है। तो पी क्यू आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, बोलोगे सर पी क्यू आर 124 हो सकता है, 125 हो सकता है,
क्या पी क्यू आर जो मल्टीप्लीकेशन है वो 126 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि पी क्यू आर की मैक्सिमम वैल्यू 125 हो सकती है कि नहीं? इससे छोटा होगा और इससे बराबर हो सकता है। 124 हो सकता है, 123 हो सकता है, 120 हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी पी क्यू आर की? मैक्सिमम वैल्यू पी क्यू आर कितनी आ जाएगी अपने पास में? 125 आ जाएगी। ठीक है, चलिए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर माइनस का 10 है, ठीक है, ये अपने को मुझे बताना है, जहां से भी जिस सोर्स से भी आप पता करिए, बताओ, मुझे बताना है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दिया, खाली एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया था, बाकी कुछ मैंने होमवर्क दिया नहीं था आपको, सब कुछ हमने मिलके सॉल्व किया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी SBI PO मेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो लॉजिकल क्वेश्चन मुझे लगे वो मैंने लिए हैं। 5 सालों के क्वेश्चन है ये, प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, 19, 20, 21, 22 और 23, शायद 24 भी था इसमें, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन करे और एक पेपर में मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं, किसी में 1 भी आता है, किसी में 2 भी आते हैं, किसी में 3 भी आता है, तो एवरेज 15-20 क्वेश्चन ही हम देख पाए। ठीक है, तो मुझे बहुत लॉजिकल लगी क्लास, एंड आई होप आपको भी बहुत लगी होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो अपने, अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो हम टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये सेशन नंबर 23 था अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।